हेलो एवरीवन, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन। मेरा नाम है अक्षय मिश्रा और आप पढ़ रहे हैं क्लास 11 फिजिक्स की सीरीज। तो प्रीवियस वीडियो में क्या किया हमने, अपना इस 11 के जितने भी चैप्टर्स हैं उसको हमने क्या किया, एंड तक कंप्लीट किया। मतलब लास्ट चैप्टर हमने क्या पढ़ा है, वेव्स पढ़ा है, जो लास्ट चैप्टर ही होता है पूरे 11 की सीरीज का। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने अपनी जो सीरीज है वो क्या करी थी, बीच से शुरू करी थी, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड से शुरू करी थी। उसके बाद हम क्या करते गए, आगे बढ़ते गए। अब जैसा कि मैंने आपको बोला था कि हम क्या करेंगे, जैसे ही हम एंड कर देते हैं वेव्स वाला पार्ट, उसके बाद हम क्या करेंगे, चैप्टर 1 से शुरू करेंगे। तो जितने भी लोग नहीं पढ़े हैं वो क्या कर सकते हैं, वो जाके देख सकते हैं। यहां पे तो हम फिर से शुरुआत से चालू कर ही रहे हैं। यहां से हम कहां तक जाएंगे, ग्रेविटेशन तक जाएंगे। उसके बाद जितना भी जो एंड वाला पार्ट है जो पिछले लोगों के लिए छूट गया है, वो जाके एक तो वहां से भी पढ़ सकते हैं, या मैं उसका एक शॉर्ट सीरीज भी लेके आऊंगा जिसमें हम वन शॉट में वो पूरे चैप्टर को क्या कर पाए, कंप्लीट कर पाए। बट प्रीवियसली हमने क्या किया, उसको बहुत डिटेल में पढ़ा है, तो जितने भी लोग नहीं देखे हैं वो क्या कर सकते हैं, जाके देख सकते हैं। तो जैसा कि मैंने बोला था, अब हम क्या करेंगे, अपना फर्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, फिजिकल वर्ल्ड। ये कौन सा रहेगा, उसका पार्ट 1 रहेगा। इस चैप्टर में क्या रहता है, फर्स्ट वाला जो चैप्टर रहता है वो एक प्रकार से क्या रहता है, इंट्रोडक्शन रहता है पूरा फिजिक्स का, और थोड़ा सा बेसिक्स लॉ के बारे में बताता है। जैसे क्या, जितनी फंडामेंटल फोर्सेस होती है यूनिवर्स में, चार्ट हो, उनके बारे में हमें डिटेल मिलती है। लॉ कंजर्वेशन जितनी भी है, एनर्जी, मोमेंटम, मास, उन सब के बारे में हम क्या करते हैं, इस चैप्टर में देखते हैं। और ये चैप्टर हमको बताता है कि कैसे फिजिक्स में हम क्या करते हैं, कैसे एक्सपेरिमेंट करते हैं, कैसा थिंकिंग रहता है हमारे साइंस का, ये चीजें बताता है। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, डेफिनेशन देखेंगे। ओवरऑल क्या है, थ्योरेटिकल चैप्टर है पूरा, यहाँ पे न्यूमेरिकल्स नहीं रहते हैं। बट यहाँ से क्या बनते हैं, बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनते हैं, जिसको मैं क्या करते जाऊंगा, आपको दिखाते जाऊंगा। तो आपको बुक रीड करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जितनी भी चीजें मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे, जहां जहां जरूरत पड़ेगी वहां मैं आपको वीडियोस के फॉर्म में भी समझाऊंगा, फोटोज के फॉर्म में भी दिखाऊंगा। फर्स्ट वाले पार्ट में हम क्या करेंगे, दोनों पार्ट में हम पूरे एमसीक्यूज भी कवर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये रहता है कि इन्वेंशन के बारे में पूछता है, और साइंस और उसकी टेक्नोलॉजी की क्या किस पे बेस्ड है, जैसे स्टीम इंजन किस पे बेस्ड है, थर्मोडायनेमिक्स पे बेस्ड है, ये सब चीजें क्या करता है, यहाँ से पूछता है। तो जो पहला वाला चैप्टर है उससे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन क्या बनते हैं, बहुत बनते हैं, और कुछ रीजनिंग के भी क्वेश्चन बनते हैं। तो वो सारे हम क्या करते जाएंगे, देखते जाएंगे। साथ ही साथ हम क्या करेंगे, इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं, 1 2 3 जितने भी पार्ट में होगा। उसके बाद हम जो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज के एंड में क्वेश्चंस रहते हैं, जिसको आपको थ्योरेटिकल वे में लिखना पड़ेगा, उनको भी मैं आपको बताऊंगा कि वो क्वेश्चंस भी आपको कैसे लिखना है। बस यहाँ पे क्या है, थ्योरी जब भी आपको लिखना रहता है तो उसके लिए बस एक इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि आपको बस इंग्लिश लिखना आना चाहिए। इसका मतलब आपके दिमाग में आप सोच रहे हैं कि क्या होगा, अब ये होगा, और वो चीजों को आपको इंग्लिश में पुट करना है कॉपी में। थ्योरेटिकल लिखने का सबसे अच्छा ये तरीका होता है कि आप पहले समझ लें, और आप यदि इंग्लिश लिख पाते हैं, जो मैक्सिमम लोग लिख सकते होंगे, मैं ऐसा एज्यूम कर रहा हूं, बहुत सारे लोग नहीं लिख पाते हैं, बहुत सारे हिंदी मीडियम के रहते हैं तो उनको लिखने में प्रॉब्लम जाती है। बट यदि आप सोच पा रहे हैं और उसको वर्ड्स में लिख पा रहे हैं, तो आपके लिए क्या होगा, थ्योरेटिकल चीजें बहुत ईजी हो जाएगी। बस आपको समझ के रखना है कि उसमें क्या क्या पॉइंट्स आते हैं, और आपको क्या करना है, बना के उसको लिख देना है। तो मैं आपको ऐसे समझाऊंगा कि आपको सारी चीजें क्या रहा है, याद रहे। तो शुरू करते हैं हम अपना पहला पार्ट, इस पहले चैप्टर का, 11 की सीरीज का। एक बार हम अपना क्या देखते हैं, इसके शुरुआत करने से पहले टेबल ऑफ कंटेंट अपना देख लेते हैं। तो हम क्या शुरू करने वाले हैं, अपना फर्स्ट चैप्टर शुरू करने वाले हैं, फिजिकल वर्ल्ड, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। फिर उसके बाद हम यूनिट्स एंड मेजरमेंट और ये सारी चीजें कहां तक जाएंगे, पूरा ग्रेविटेशन तक जाएंगे। प्रीवियस जो हमने लेक्चर कंप्लीट किए हैं उसके बारे में यदि देखें तो हमने क्या करी थी, बीच से सीरीज शुरू करी थी, ताकि क्योंकि जो सीरीज की शुरुआत थी वो भी बीच टाइम से हुई थी, तो जितने भी लोग आधा पढ़ रहे होंगे उनके लिए वो क्या थी, फायदेमंद थी। अब आप जो यहां से पढ़ेंगे आपको और फायदा होगा स्टार्टिंग से। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड से हमने शुरुआत किया था, फ्लूइड्स के बारे में देखा एकदम अच्छे तरीके से। फिर उसके बाद हमने थर्मोडायनेमिक्स देखा, काइनेटिक थ्योरी देखी, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के बारे में देखा, ऑसिलेशन और वेव्स हमने क्या किया, प्रीवियस लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया, वेव्स कंप्लीट किया। ठीक है, तो सेम जैसे कि मैंने आपको हर वीडियोस में आपको बताता हूं, जब भी कोई चैप्टर स्टार्ट होने वाला रहता है, हमारी टाइमलाइन, तो ये जो सेम टाइमलाइन है इसी को ही हम क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको ये टाइमलाइन पहली बार दिखाई थी, तो हमने ऑसिलेशन उस समय शुरू किया था, ऑसिलेशन, वेव्स, और मैंने बोला था कि जब वेव्स कंप्लीट हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, अपना फिजिकल वर्ल्ड क्या करेंगे, शुरू करेंगे स्टार्टिंग से। तो वही चीज हम कर रहे हैं, यहां से शुरू करते हुए 2 3 4 तक, पूरा ग्रेविटेशन तक हम जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं चैप्टर को। मैं आपको ये बताते रहूंगा कि कहां कहां आपको नोट करना है, क्योंकि कुछ चीजों को क्या होगा, आपको नोट करना नहीं होगा। वैसे भी मैंने यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स लिए सब क्या है, इंपॉर्टेंट ही है, और जितनी चीजों को ज्यादा थ्योरेटिकल वे को अवॉइड करके मैंने आपको उसको इन्फॉर्मेशन या फोटोज में आपको मैं समझाते रहूंगा। तो फर्स्ट हम देखते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या मेन चीज होती है, दोनों का डेफिनेशन जानना। साइंस का डेफिनेशन क्या है और फिजिक्स का डेफिनेशन क्या है, यहीं से क्या होता है, पहला चैप्टर फिजिकल वर्ल्ड शुरू होता है। तो देखते हैं साइंस का डेफिनेशन क्या है। यदि आपको मतलब समझ में आता है तो आप इसको थोड़ा सा बना के हल्का सा चेंज करके लिख सकते हैं, एग्जैक्टली वैसी। तो फर्स्ट देखते हैं हम साइंस के बारे में। तो साइंस क्या है, एक सिस्टमैटिक अटेम्प्ट है। सिस्टमैटिक अटेम्प्ट मतलब एक एक करके,
पहले ये काम किए फिर दूसरा ये काम किए, सिस्टमैटिक वे में, रैंडमली नहीं। एक अटेम्प्ट है टू अंडरस्टैंड नेचुरल फिनोमिना एज मच एज डिटेल एंड डेप्थ। साइंस क्या है? एक प्रकार का सिस्टमैटिक अप्रोच है समझने के लिए क्या, जितने भी नेचुरल फिनोमिनाज होते हैं, नेचुरल फिनोमिना जैसे कुछ भी आप मान सकते हैं, भूकंप हो गया, बिजली कड़क रही है, बारिश गिर रही है, कुछ भी जितने भी नेचुरल चीजें आपको दिख रही है पूरे वर्ल्ड में, इवन पूरे यूनिवर्स में, उसको सिस्टमैटिक वे में क्या समझना है। जितना डिटेल में आप समझ सकते हैं और जितनी गहराई में जाके आप उसको समझ सकते हैं, वो चीज है एज पॉसिबल एंड यूज द नॉलेज। और उसी जब आप किसी नेचुरल फिनोमिना को समझ गए, उसके पीछे के साइंस को, उसके पीछे के फिजिक्स को आप समझ गए, तो उसी नॉलेज को यूज करके क्या करना है, नॉलेज सो गेन्ड टू प्रिडिक्ट, मॉडिफाई एंड कंट्रोल फिनोमिना। उसी नॉलेज को जो आपने गेन किया है, उसी से आप क्या करेंगे, प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि अगला ये फिनोमिना कब होगा। जैसे ऑब्वियस ही बात है, बारिश, यदि आप समझ गए कि बिजली कैसे कड़कती है, बारिश कैसे होती है, तो आप बोल सकते हैं कि हाँ मौसम चेंज हो रहा है, बिजली कड़क सकती है, क्योंकि आपको उसके बारे में नॉलेज है। प्रिडिक्ट करना कि वो चीज कब होने वाली है, मॉडिफाई करना, इवन आप क्या करना है उसको हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे पहले हमें पता नहीं था कि लाइट एक क्या है, एक प्रकार की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अब हमें जब क्या हुआ, समझ में आ गया कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो उसका मतलब फायदा क्या मिला हमें, जितने भी वायरलेस कम्युनिकेशन है सब उसी से हुए। आज की डेट में हम फोन यूज करते हैं, लैपटॉप यूज करते हैं, पूरे सिग्नल्स यूज करते हैं, वो सब कैसे हुआ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में जान के। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में हमने जाना कैसे, पहले हमने इलेक्ट्रिसिटी के बारे में समझा कि बिजली क्या होती है, फिर मैग्नेटिज्म के बारे में समझा कि चुंबकीय शक्ति क्या होती है, फिर दोनों को मिलाया, फिर उसमें लाइट को मिलाया। तो ऐसे ही कर करके हम क्या करते हैं, नेचर से चीजों को समझते हैं, उसको क्या करते हैं, हम प्रिडिक्ट करते हैं कि कब होने वाला है, फिर उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। ह्यूमंस तो ये भी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं ना, कि जितना हमारे यहाँ ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, अर्थ की जो भी कॉम्पोजिशन चेंज हो रही है, उसको भी मतलब जो भी अर्थ में हार्मफुल इफेक्ट्स हो रहे हैं, उसको भी क्या कर पाए, वो एक दिन कंट्रोल कर पाए। कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ रहा है, तो ह्यूमंस चाह रहे हैं ना कि हमने इतनी स्टडी करी तो हम कंट्रोल करें एक टाइम में, कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर पाए, एटमॉस्फेयर लेवल में कम कर पाए। इवन कुछ लोग निकाल भी ले रहे हैं ऐसा फायदा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में, उससे यूज करके डायमंड बनाने का। तो ह्यूमंस क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, नॉलेज गेन कर रहे हैं और उससे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। एक टाइम ऐसा भी दूर नहीं है कि जब हम अपने ह्यूमंस अपने पूरे प्लेनेट को क्या करने लग जाएंगे, कंट्रोल करने लग जाएंगे। मॉडिफाई एंड कंट्रोल फिनोमिना, उसको हम अपने हिसाब से चला भी सकते हैं। तो यही क्या है, साइंस का डेफिनेशन। अब इसको आप क्या कर सकते हैं, जितनी भी बातें आप सुने, इसको आप आराम से थ्योरी में बना के लिख सकते हैं साइंस के डेफिनेशन को। नेक्स्ट देखते हैं हम, साइंस इज एक्सप्लोरिंग, एक्सपेरिमेंटिंग। साइंस का मतलब क्या है, एक्सप्लोर करना। एक्सप्लोर करने का मतलब क्या होता है, खोजना। जैसे जितने भी लोग एक्सप्लोर करने जाते हैं, उसका मतलब क्या है, वो नई नई जगह घूमने जा रहे हैं, एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, नई चीजें देखने जा रहे हैं, ये होता है एक्सपेरिमेंटिंग का मतलब क्या है, एक्सपेरिमेंट करना कि कैसे हो रही है, कोई भी चीज आपने देखी तो उस पर आप एक्सपेरिमेंट किए कि इसका क्या रिजल्ट आ रहा है। प्रिडिक्टिंग फ्रॉम व्हाट वी सी अराउंड अस, और प्रिडिक्ट करना कि जब मैंने एक बार एक्सपेरिमेंट किया तो ये रिजल्ट आया, तो इसका मतलब सही है कि जब मैं अगली बार भी करूंगा तो ये रिजल्ट आएगा, इसका मतलब मैंने इसके बारे में समझ लिया है। यही क्या है, एक प्रकार का साइंस है। आगे देखते हैं, तो साइंस के बारे में हमने देखा कि क्या है एक प्रकार से साइंस, नेचुरल फिनोमिना को समझना और उसको कंट्रोल करना, यही एक प्रकार से उससे नॉलेज लेना, फिर उसको डिटेक्ट करना, कंट्रोल करना, यही क्या है, एक प्रकार का साइंस है, पूरी नेचुरल चीजों को। आगे देखते हैं, फिजिक्स के बारे में डेफिनेशन देखते हैं कि फिजिक्स का क्या है। फिजिक्स इज ए ब्रांच ऑफ साइंस। एक क्या है, ये साइंस का ही एक हिस्सा है, क्योंकि साइंस में बहुत सारी चीजें आती है। अब नेचर में बहुत सारी चीजें, फिजिक्स क्या होगा, एक प्रकार से पूरी बड़ी बड़ी चीजों पे लागू होगा। केमिस्ट्री आता है जो केमिकल कंपाउंड्स पे रहता है, बायोलॉजी आता है जो ह्यूमंस पे रहता है। तो साइंस के अंदर भी क्या रहती है, बहुत सारी फील्ड रहती है, सब नेचुरल फिनोमिना ही है। सबको अब अपनी अपनी सब लोग अपनी फील्ड में क्या कर रहे हैं, समझने और कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। अब फिजिक्स क्या है, एक साइंस की फील्ड है विच रिफर्स टू द स्टडी ऑफ दिस फिजिकल वर्ल्ड, जो क्या करती है, इस फिजिकल वर्ल्ड की स्टडी के लिए क्या करती है, वो रिफर करती है। मतलब फिजिक्स समझता है कि पूरे वर्ल्ड में क्या हो रहा है, पूरे यूनिवर्स में क्या हो रहा है। फिजिक्स इंसानों के अंदर नहीं जाता, क्योंकि इंसान भी तो एटम से ही बने हुए हैं, बट जितने भी हम बॉडी रहती है, सेल्स के बारे में रहते हैं और बीमारियों के बारे में रहते हैं, ये सब मेडिकल वाले पढ़ते हैं। फिजिक्स क्या करता है, एक प्रकार से पूरे फिजिकल वर्ल्ड को देखता है, अर्थ कैसा है, उसकी कंपोजिशन कैसी है, बाकी प्लैनेट्स कैसे हैं, सन कैसा है, आई स्टडी ऑफ बेसिक लॉ ऑफ नेचर। इसका मतलब क्या है, फिजिक्स क्या है, एक प्रकार की स्टडी है, जितनी भी बेसिक लॉ है नेचर के, उसके बारे में, लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जितनी भी लॉज हैं, एंड देयर मैनिफेस्टेशन इन डिफरेंट नेचुरल फिनोमिना, और उनका मैनिफेस्टेशन। इसका मतलब ये होता है कि उसका क्या क्या इंपॉर्टेंस है, मतलब क्या क्या चीजों से बने रहता है। अलग अलग फिनोमिना है, बहुत सारे फिनोमिना होते हैं अर्थ में, यूनिवर्स में, सुपरनोवा, ब्लैक होल, न्यूट्रॉन स्टार। तो सबको समझना, एक लॉ ले रखे कि हाँ ये लॉ ग्रेविटेशन की यहां भी लग सकती है, ये वहां भी लग सकती है, यही चीज एक प्रकार से। तो नेचुरल फिनोमिना को समझना जितने भी वर्ल्ड में होता है, पूरा फिजिकल वर्ल्ड में होता है, तो यही क्या है, एक प्रकार से फिजिक्स का डेफिनेशन है ये। और मैं आपको एक डेफिनेशन बताऊंगा जो मेरे को अच्छा लगता है, ये क्या है, हमारे बुकिश का
डेफिनेशन। अब नेक्स्ट चीज एक और रहती है कि कहां से ये वर्ड ओरिजिनेट हुए, साइंस और फिजिक्स। तो देखते हैं, द वर्ड साइंस ओरिजिनेटेड फ्रॉम द लैटिन वर्ब। कहां से जनरेट हुआ है? लैटिन से जनरेट हुआ है, साइंसटिया, वहीं से क्या हुआ है? साइंस वर्ड जनरेट हुआ है। इसका मीनिंग क्या है? टू नो, मतलब जानने को ही हम क्या बोलते हैं? साइंस बोलते हैं। आगे देखते हैं, संस्कृत वर्ड की बात करें, द संस्कृत वर्ड इज क्या होता है? विजन। साइंस का संस्कृत वर्ड क्या है? विजन है। और अरेबिक वर्ड देखें तो इसका मतलब है इल्म। इल्म का मतलब ही हमें समझ में आता है कि एक प्रकार से क्या है, हमें इल्म है इस चीज की, तो मतलब नॉलेज ही होता है। कन्वे सिमिलर मीनिंग नेमली नॉलेज, मतलब क्या है? ज्ञान ही एक प्रकार से बताता है। संस्कृत वर्ड क्या है? विजन। आगे देखते हैं, अब ये तो हुआ साइंस का। फिजिक्स के बारे में देखें, द वर्ड फिजिक्स कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड मीनिंग नेचर एंड इन संस्कृत इट इज भौतिक। तो फिजिक्स कहां से वर्ड आया है? ग्रीक से आया है। और ये वर्ड का मीनिंग ही क्या है? नेचर, मतलब फिजिकल वर्ल्ड, जो हमारा वर्ल्ड है उसको समझने के बारे में। संस्कृत नेम क्या है इसका? भौतिकी। तो यहां से आप देख सकते हैं कि ये दोनों वर्ड क्या हुए? यहां से जनरेट हुए। और जो इन वर्ड्स का भी मीनिंग है जहां से वो जनरेट हुआ है, उसका वही मतलब है जो हमने क्या देखा? अपने डेफिनेशन में देखा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कुछ मेथड्स रहते हैं। ये मेथड्स क्या बोलता है? हमेशा आपको पूछता है कि स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड का मतलब यही है कि साइंस में क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। कभी भी आप साइंस के बारे में, किसी का साइंस समझ रहे हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, कोई लॉ के बारे में समझ रहे हैं, तो उस समय कोई नई चीजों के बारे में आप जान रहे हैं, कोई भी रूल के बारे में, तो उस समय आप क्या प्रोसीजर लगाएंगे, मतलब साइंस का तरीका क्या है। ये चैप्टर हमें पूरा यही बताता है कि साइंस एक प्रकार का क्या है? एक्सपेरिमेंटेशन। मतलब जितने भी साइंस से रिलेटेड लोग रहते हैं वो कभी भी किसी दूसरे की बात को क्या बोलते हैं कि नहीं तू गलत बोल रहा है, ऐसा नहीं बोलते। उन लोग क्या करते हैं? उसकी बात सुनते हैं, देखते हैं टेस्ट करके कि ये सही बोल रहा है कि नहीं गलत बोल रहा है, रिजल्ट आता है तब बोलते हैं। मतलब एक प्रकार से देखा जाए तो साइंस क्या है? एक प्रकार की एरोगेंस नहीं है, ये क्या है? सबकी नॉलेज लेना है और टेस्ट करना है। बिलीव किसी पे नहीं करना है जब तक टेस्ट नहीं होता तब तक। तो मेथड यूज इन साइंटिफिक मेथड देखें कि साइंस में क्या क्या मेथड हम यूज करते हैं। तो फर्स्ट क्या है? फर्स्ट है हमारा सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन। ये पॉइंट्स आपको याद रखने पड़ेंगे क्योंकि आपको पूछेगा थ्योरेटिकल वे में, तो आपको लिखना पड़ेगा। यदि इसका मतलब भी आप मतलब समझ गए और हल्का सा वर्ड भी चेंज कर दिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस उसका जो मीनिंग है वो वही होना चाहिए। तो फर्स्ट आता है हमारा सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन। सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या है कि पहले ऑब्जर्व करो, ध्यान से देखो क्या हो रहा है सिस्टमैटिकली। इधर से देखूं, इधर से देखूं, उधर से देखूं, क्या हो क्या रहा है, पहले ऑब्जर्व करना। सेकंड क्या है? कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट। ऑब्जर्व कर लिए, उसके बाद आपको उसको कंट्रोल्ड वे में एक्सपेरिमेंट करना है। ऐसा नहीं कि आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो वो ब्लास्ट हो जा रहा है, ये नहीं, उसको अनकंट्रोल्ड बोलेंगे हम। कंट्रोल्ड वे में मतलब कि आप उसको कंट्रोल कर सके, मैं ये आउटपुट दूं तो मेरे को ये इनपुट मिले। सेकंड चीज आती है कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन। तो पहला क्या हुआ? ऑब्जर्व करना। सेकंड आता है कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंटेशन। थर्ड देखते हैं क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग। क्वालिटेटिव का मतलब क्या होता है? क्वालिटी के फॉर्म में। क्वालिटी का मतलब ये होगा यहाँ पे कि कितना अच्छा है कितना खराब है, एक प्रकार से बोले। जैसे एनर्जी के बारे में बोले तो क्या होती है? हीट को हम क्या बोलते हैं? लोअर, एक प्रकार की हम बोलते हैं उसको लो ग्रेड एनर्जी। और वर्क को हम क्या बोलते हैं? हाई ग्रेड एनर्जी बोलते हैं। ऐसा हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक प्रकार से क्या है? क्वालिटी का डिफरेंस है यहाँ पे। हम हीट से वर्क नहीं बना सकते, मगर वर्क से हम पूरा हीट बना सकते हैं। हीट मतलब क्या? गर्मी एक प्रकार की। और वर्क मतलब क्या? किसी को आप फोर्स दे दिए, किसी को किक कर दिए तो आप उसको फोर्स दे रहे हैं, वर्क ही तो है वो एक प्रकार का, यदि कुछ डिस्टेंस मूव कर दे रहा है तो ये होता है एक प्रकार से क्वालिटी। हीट हम बोलते हैं लो क्वालिटी ऑफ एनर्जी है, वर्क क्या है? एक हाई क्वालिटी ऑफ एनर्जी। तभी तो हम भाप से टरबाइन चलाते हैं और बिजली पैदा करते हैं। तो भाप क्या है? स्टीम मतलब हीट एक प्रकार से, और टरबाइन हमने घुमा दी तो वो एक प्रकार का वर्क दी। तो ये चीज। तो पहला क्वालिटी। क्वालिटी में रीजनिंग करना कि ठीक है मैं ये किया तो अब इसकी क्वालिटी गिर रही है कि अब इसकी क्वालिटी बढ़ रही है, ये चीज के बारे में। क्वांटिटेटिव का मतलब क्या होता है? मैथमेटिकल रीजनिंग करना। ऑब्वियस ही बात है, फिजिक्स का मेन बेस क्या है? मैथमेटिक्स है। यदि आप कोई किसी भी चीजों के बारे में बता रहे हैं, किसी को समझा रहे हैं और आप उसको मैथमेटिकल प्रूफ दे दिए तो वो आपको कुछ बोल ही नहीं सकता कि देख भाई मैथमेटिकली ये चीजें सही हो रही है। कभी कभी कुछ चीजें ऐसी भी होती है जो आपको लॉजिकली समझ में नहीं आएगी कि कैसे हो रही है, बहुत सारी चीजें आप देखेंगे, बट अब उसमें मैथमेटिकली आप उसको लगाएंगे तो मैथमेटिकली चीजें सही हो जाएगी। तो आपको समझ में आएगा कि हाँ मैथमेटिकली ये चीज सही हो रही है तो इसका मतलब ये सही होगा। तो एक तो क्वालिटी के ढंग में उसको कंपेयर करना, दूसरा क्वांटिटेटिव मतलब उसको कैलकुलेट करना, मैथमेटिकल फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट करना। मैथ्स पूरा बेसिक रहता है क्या? फिजिक्स का। क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, जितनी भी लॉज लोगों ने दी, लॉ ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, उन्होंने क्या किया? सब चीज को कैलकुलेट करके देखा कि हर जगह ये चीज सही बैठ रही है कि नहीं बैठ रही, तभी वो लॉ क्या हुई? अप्रूव हुई। फिर उसके बाद मैथमेटिकल मॉडलिंग। एक बार आपने कैलकुलेशन कर ली तो आप एक उसका मैथमेटिकल मॉडल बना दीजिए, एक इक्वेशन बना दीजिए। जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की इक्वेशन है सेम, कि आप बस मास की वैल्यू पुट कीजिए, दोनों के बीच का डिस्टेंस पुट करेंगे तो आपको फोर्स मिल जाएगी, कितनी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है। तो मैथमेटिकल मॉडलिंग। और फिफ्थ क्या आता है? प्रिडिक्शन
एंड वेरिफिकेशन और फॉल्सिफिकेशन ऑफ द थ्योरीज। तो जब आपने पूरा चीज कंप्लीट कर लिया, आपको समझ में आ गया कि एक्चुअली हो क्या रहा है यहाँ पे, ये फिनोमिना या एक्सपेरिमेंट को मैं कैसे समझ सकता हूं, तो आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं, या उससे रिलेटेड कोई पुरानी थ्योरी है तो उसको आप बता सकते हैं कि नहीं मैंने एक्सपेरिमेंट किया, मेरे पास प्रूफ है, ये चीज गलत है, ये चीज सही आ गई। मतलब एक प्रकार से क्या दे दी आपने उसको, पूरी थ्योरी दे दी। तो यही क्या होता है साइंटिफिक मेथड में, क्या रहती है अप्रोच रहती है। पहले एकदम अच्छे से ऑब्जर्व करना, कंट्रोल्ड वे में एक्सपेरिमेंट करना, दूसरा उसकी क्वालिटी देखना, उसको काउंट करना क्वांटिटी के फॉर्म में, मैथमेटिकल मॉडल बनाना कि हाँ अब मेरी फॉर्मूला बन गया, उसके बाद वेरीफाई करना कि हाँ मेरी थ्योरी सही है, जो मैंने सोचा था वो थ्योरी सही हो गई जब मैंने एक्सपेरिमेंट किया तो, या जो मैंने सोचा था वो मेरी थ्योरी गलत हो गई, ऐसे करके, या किसी दूसरी की थ्योरी पे आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो ये क्या है, एक प्रकार से साइंटिफिक मेथड है जो आपको क्या कर सकता है, पूछ सकता है एग्जाम में। अब आपने इतनी चीजें सुनी, कुछ चीजें आपके दिमाग में भी आई होगी, आपको क्या करना है, बस इसको थ्योरेटिकल वे में बना के लिखना है, तो आपको फुल नंबर मिलने लग जाएगा। ठीक है, अब वो तो बुकिश का डेफिनेशन था, एक मस्त वाला डेफिनेशन देखते हैं फिजिक्स का ओरिजिनली होता क्या है, जिसमें क्या हो रही है, इसमें सारी टर्म आ रही है, स्पेस और टाइम। तो मेरे को ये डेफिनेशन क्या लगता है, ज्यादा अच्छा लगता है। फिजिक्स इज ए नेचुरल साइंस, ठीक है, नेचर के बारे में ही हम पूरा पढ़ रहे हैं, तो वो क्या है, एक प्रकार की नेचुरल साइंस दैट स्टडीज मैटर। मैटर के बारे में पढ़ती है, ऐसी चीजें जिसमें मास है, और अब आजकल की डेट में तो हम ऐसी चीजें भी पढ़ते हैं जिसमें मास नहीं है, जैसे लाइट, उसका मास 0 होता है। इट्स मोशन, कैसे मूव कर रही है, तो जब वो मूव होने लग गई तो कैसे उसमें फोर्स लगेगी, एंड इट्स बिहेवियर थ्रू स्पेस एंड टाइम, और उसका हम बिहेवियर देखते हैं स्पेस और टाइम। स्पेस क्या है, एक बहुत बड़ा फंड है। स्पेस को आप बोलेंगे तो जितना भी अर्थ पे क्या है, एयर है, ठीक है, अर्थ के ऊपर चले गए मतलब आप चले गए पूरे यूनिवर्स में, स्पेस में चले गए, तो स्पेस क्या है, खाली जगह है, वैक्यूम है। तो नॉर्मली लोगों को लगेगा स्टार्टिंग में कि खाली जगह है, फिर जब आप पढ़ना चालू करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या क्या चीज है उस खाली जगह में भी, मैटर, एंटी मैटर। एंटी मैटर के बारे में इवन आपके एनसीईआरटी बुक्स में भी रहता है, फील्ड रहती है वहां पे, पूरी एनर्जीज रहती है, पार्टिकल्स मूव करते रहते हैं, मतलब खाली स्पेस में भी क्या है, बहुत सारी मिस्ट्री छुपी हुई है। तो स्पेस और टाइम, टाइम क्या है, जब भी आप स्पेस के बारे में बात करेंगे तो आप टाइम को दूर नहीं रख सकते, क्योंकि दोनों क्या है, लिंक्ड है। बहुत सारी जगहें ऐसी होती है जहां पे ग्रेविटी बहुत ज्यादा है, वहां पे टाइम अलग चलने लग जाता है। अर्थ में टाइम अलग चलेगा, किसी आप ऐसी बहुत बड़ी चीज के पास चलेगा, सन के पास चलेगा, तो वहां पे टाइम में क्या हो जाएगा, वेरिएशन आ जाएगा। तो स्पेस और टाइम क्या रहते हैं, दोनों एक दूसरे से लिंक रहते हैं, इसलिए हम क्या बोलते हैं, स्पेस टाइम बोलते हैं। इवन जो एस्ट्रोनॉट जाते हैं ऊपर में सैटेलाइट में, रिवॉल्व करते रहते हैं, तो उसमें से एक कुछ एस्ट्रोनॉट का टाइम, मतलब टाइम ट्रेवल का रिकॉर्ड भी है कि वो कुछ सेकंड क्या किए, टाइम ट्रेवल किए, क्योंकि वो अर्थ की ग्रेविटी में नहीं है। तो स्पेस और टाइम क्या है, बहुत बड़ा मैटर करता है, और इन लोग दोनों के बीच का कर्व क्या होती है, ग्रेविटी होती है। तो टाइम भी क्या करता है, बहुत बड़ा मैटर करता है। हम ऐसा फिजिक्स पढ़ते हैं जिसमें हमारे लिए टाइम उतना मैटर नहीं करता है, मतलब टाइम डायलेशन या टाइम चेंज नहीं होगा हमारे लिए, बट फिर भी यहां पे हम कोई भी चीज पढ़ेंगे, वेव के बारे में पढ़ेंगे, ऑसिलेशन के बारे में पढ़ेंगे, ऑल्टरनेट, आगे जाके आप 12th में ऑल्टरनेटिंग करंट के बारे में पढ़ेंगे, तो टाइम एक बहुत बड़ा फैक्टर रहता है। तो इसलिए टाइम को हम क्या बोलते हैं, अपना 3 डायमेंशन, और अपना क्या बोलते हैं, 4th डायमेंशन बोलते हैं। एंड रिलेटेड एंटिटीज ऑफ एनर्जी और फोर्स, एनर्जी बहुत बड़ा फंड है साइंस के लिए, मतलब फिजिक्स के लिए, पूरा एनर्जीज पे ही हम वर्क करते हैं। और फोर्स, फोर्स भी क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स। मेन तो हम 11 में पूरा मास के बारे में पढ़ेंगे, तो हम ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में ही बात करेंगे। 12th और इंटरेस्टिंग हो जाता है, जब आप 12th में जाएंगे तो वहां पे तो 10 प्रकार की, मतलब इलेक्ट्रिक फोर्सेस, मैग्नेटिक फोर्सेस, बहुत सारी चीज आती है। आगे देखते हैं, फिजिक्स इज वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल साइंस डिसिप्लिन, इट्स मेन गोल टू अंडरस्टैंड हाउ द यूनिवर्स बिहेव। तो क्या है, एकदम फंडामेंटल है, मेन गोल क्या है इसका, कि पूरा यूनिवर्स कैसे बिहेव करता है, सारी चीजें कैसे वर्क करती है, यही चीज जानने के ऊपर है। सन कैसे वर्क करता है, पहले हमने ये जाना, फिर एक टाइम हम सोच रहे हैं कि क्या हम सन की एनर्जी को भी कंट्रोल कर सकते हैं। अर्थ में हम कंट्रोल कर रहे हैं, क्या लगा के, सोलर पैनल लगा के। एक आगे जाके एक टर्म आती है डायसन स्फीयर करके, पूरे सन की तरफ एक स्फीयर बना दे। तो ऐसा ही हम क्या कर रहे हैं, पहले स्टडी कर रहे हैं कि क्या है, अब उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो पूरे यूनिवर्स को समझना ही क्या है, फिजिक्स का मेन वो है। तो ये क्या है, एक प्रकार से डेफिनेशन है इसका। आगे देखते हैं, अब ऐसे ही बीच बीच में हम क्या करते जाएंगे, कुछ क्वेश्चंस भी देखते जाएंगे, क्योंकि मल्टीपल चॉइस में आपको ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि ये चैप्टर में न्यूमेरिकल तो है नहीं, तो आपको यहां से बेसिक क्वेश्चन ही पूछेगा। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, एक प्रकार का बेसिक ही क्वेश्चन है। फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ, फिजिक्स किसके एक ब्रांच, फिजिक्स एक साइंस की ब्रांच है जो किसके साथ डील करती है। तो क्या क्या हमें ऑप्शन दिया है, प्रैक्टिकल पर्पसेस, फर्स्ट ऑप्शन दिया है प्रैक्टिकल पर्पस, मतलब क्या, हर प्रकार का प्रैक्टिकल पर्पस ही, जो भी हम कर रहे हैं प्रैक्टिकली कर रहे हैं तो प्रैक्टिकल पर्पस हो जाएगा, पहला वाला चीज। दूसरा बोल रहा है लिविंग थिंग्स के बारे में, लिविंग थिंग्स के बारे में तो मेडिकल वाले पढ़ते हैं, फिजिक्स तो नहीं पढ़ता, प्रैक्टिकल पर्पस कोई सेंस नहीं बनाता। टेक्नोलॉजीज के बारे में, फिजिक्स की मदद से क्या होती है, हमें टेक्नोलॉजी मिलती है,
फोर्थ ऑप्शन देखते हैं नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना। तो सबसे सही आंसर क्या है, नेचर और नेचुरल फिनोमिना से तो पढ़ते हैं हम फिजिक्स में, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ। बाकी तीनों ऑप्शंस को भी देख के आप क्या कर सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि बाकी तीन गलत हो गए तो जो एक बचा वही तो सही होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, डी होगा। तो ऐसे क्या आते जाएंगे, एमसीक्यू आपको नॉर्मल नॉर्मल पूछ सकता है, धीरे से डिफिकल्टी बढ़ती जाएगी, तो क्या होगा, फोर्थ आंसर होगा, नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना। फॉर एग्जांपल मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ, एग्जाम्पल के फॉर्म में देख सकते हैं कि मून कैसे घूमता है अर्थ के चारों ओर, इस चीज के बारे में स्टडी करना, और इसका क्या इंफ्लुएंस होता है हमारे यहाँ, जितनी भी हमारे यहाँ लहरें चलती हैं, यदि मून ना रहे अर्थ के पास तो जितनी भी सी में लहरें चलती हैं वो क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी, और उसके कारण क्या होगा, बहुत खतरनाक क्लाइमेट चेंज होगा, खत्म हो जाएंगे। तो इसलिए ये चीजों के बारे में पढ़ना आर डेल्ट इन दी फिजिक्स। तो सही ऑप्शन तो देख के ही समझ में आ रहा है, फोर्थ है, ठीक है। तो ऐसे ही आपको मैं एमसीक्यू भी बताते जाऊंगा और ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है फर्स्ट चैप्टर से, ठीक है। अब आती है कि कौन सी दो अप्रोच है फिजिक्स को पढ़ने के लिए, तो इसी के बारे में देखेंगे, यूनिफिकेशन, रिडक्शन। ये भी क्या होता है, इंपॉर्टेंट है, और पूछता है कि टू अप्रोचेस टू स्टडी फिजिक्स, कौन सी दो अप्रोचेस हैं फिजिक्स को पढ़ने के लिए। देखते हैं फर्स्ट क्या है, दो फॉर्म में रहती है, फर्स्ट है यूनिफिकेशन इन फिजिक्स। एक तरीका क्या है फिजिक्स को पढ़ने का, यूनिफाई करना, इसको मतलब देखते हैं, इन दिस वी ट्राई टू एक्सप्लेन डाइवर्स फिजिकल फिनोमिना। यूनिफिकेशन, यूनिफाई करने का मतलब क्या होता है, यहां पे हम क्या करते हैं, एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं डाइवर्स फिजिकल फिनोमिना, मतलब बहुत सारे अलग अलग प्रकार के फिनोमिना, जितने भी चीजें होती है अलग अलग प्रकार की, इन टर्म्स ऑफ फ्यू कंसेप्ट्स एंड लॉ। बहुत सारी चीजों को हम क्या करेंगे, कुछ कंसेप्ट्स और कुछ लॉ की मदद से हम क्या करेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे, यही क्या होता है यूनिफिकेशन। जैसे सिंपल सा एग्जांपल ले सकते हैं हम, लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की, एनर्जी ना ही क्रिएट होती है ना ही डिस्ट्रॉय होती है, वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होती है, हर एक चीज तो ये फॉलो करती ही है ना। तो क्या हो गया, कहीं पे भी एनर्जी का यूज हो रहा है तो हम ये लॉ लगा सकते हैं, तो हम यूनिफिकेशन बोल रहे हैं कि यहां पे भी एनर्जी का ऐसे यूज होगा, यहां पे भी एनर्जी का ऐसे यूज होगा। और एग्जांपल देखते हैं, तो पहला तरीका क्या है फिजिक्स को पढ़ने का, यूनिफाई करना, बहुत सारे अलग अलग फिनोमिना, अलग अलग चीजों को हम क्या कर रहे हैं, एक लॉ से ही बता रहे हैं कि ये एक लॉ है, ये सब में लगेगी, चाहे तुम कुछ भी कर लो, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, यूनिफिकेशन। एग्जांपल देखते हैं, सम लॉ, same law of gravitation is used to explain the motion of moon around the earth, motion of planets around the sun and falling apple on the ground। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है, अभी स्टार्टिंग में आपको छोटी छोटी सिंपल चीजें ही बताएगा, ग्रेविटेशन से ही कनेक्ट करेगा। तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ही हमें क्या बताती है कि मून अर्थ के चारों ओर कैसे घूमता है, ठीक है, सारे प्लैनेट सन के आसपास कैसे घूमते हैं, ऑब्वियसली बात है सन की ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग है कि वो सबको अपने रोटेट कराता है अपने एलिप्टिकल ऑर्बिट्स में, और वही क्या एग्जांपल, मतलब यही चीज क्या एक्सप्लेन करती है कि एक एप्पल कैसे धरती में गिर रहा है। ऑब्वियसली बात है, एक ग्रेविटेशन की लॉ कितनी सारी चीजें बता सकती है, आप सोच भी नहीं सकते। तो यही क्या है, एक प्रकार का यूनिफिकेशन है, एक लॉ से बहुत सारी चीजों के बारे में समझना। दूसरा, अगला एग्जांपल देखते हैं, ऑल्सो द बेसिक लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म गवर्न्स ऑल द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फिनोमिना। अब क्या है, आप अभी हम 11th में, तो 11th में हम मास के बारे में पढ़ेंगे, जब हम 12th में जाएंगे, 12th की स्टडी करने, तो वहां पे चीजें और इंटरेस्टिंग हो जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में। तो बेसिक लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या है, एक फील्ड है जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को मिला के पढ़ते हैं, दोनों एक ही चीज है वैसे, और यहाँ पे हम बहुत सारी अलग अलग लॉ पढ़ते हैं, मेनली 4 लॉ, जिससे क्या होता है, सारा काम हो जाता है। गवर्न्स ऑल इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फिनोमिना, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पूरी एक चीज होती है जिससे हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में भी समझ सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में भी समझ सकते हैं, और दोनों क्या है, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, एक को चेंज करें तो दूसरी बन जाएगी, दूसरी को चेंज करें तो एक बन जाएगी। सबसे बेस्ट इसका एकदम बेसिक एग्जांपल बोल सकते हैं, जितने भी जनरेटर होते हैं, जनरेटर क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज करते हैं तो बिजली पैदा होने लग जाती है। सेम आगे जाके इसके बहुत सारे फिनोमिना देखेंगे, जैसे लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या करता है, सारी चीजों को गवर्न करता है, इलेक्ट्रिक और मैकेनिकल फिनोमिना। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इतनी इंपॉर्टेंट चीज है कि यदि ये बंद हो जाए तो सारी चीजें क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। कैसे, जितने भी हमारे बॉडी के अंदर एटम्स होते हैं वो सब क्या होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म फिनोमिना पे ही वर्क करते हैं, क्योंकि जितना भी एक एटम्स होते हैं, एटम्स को हम नॉर्मली जानते हैं, एटम्स के बीच में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है, और इलेक्ट्रॉन क्या करते रहता है, रिवॉल्व करते रहता है। तो ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ क्या करते रहता है, एक एनर्जी बर्स्ट एक्सचेंज करते रहता है, फोटॉन्स के फॉर्म में, लाइट के फॉर्म में, जो लाइट सन से हमारे अर्थ में आती है वो ये दोनों एक्सचेंज करते रहते हैं, और उसी के कारण क्या रहती है, सारी चीजें एक दूसरे से चिपकी रहती है इलेक्ट्रिक अट्रैक्शन के कारण। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या है, पूरे यूनिवर्स में सिर्फ बिजली और मैग्नेट के लिए ही नहीं है, ये हर एक एटम्स की क्या होता है, बेसिक कंसेप्ट है, और ये तो बहुत बड़ी एक फंडामेंटल फोर्स भी है जो हम इसी के सेकंड पार्ट में देखेंगे ही देखेंगे।
तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की 4 लॉ रहती है, गॉस की, एम्पियर की, फैराडे की और मैक्सवेल की। ये चारों लॉ को आप समझ लिए तो आप सब चीजों के बारे में समझ सकते हैं, बिजली के बारे में, मैग्नेट्स के बारे में और इवन लाइट के बारे में। ये सारी चीजें क्या हो जाती है, कवर हो जाती है, पूरा 12th इसमें कवर हो जाता है। तो इसलिए हम क्या बोल सकते हैं, ये एक प्रकार का यूनिफिकेशन है कि हम सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की लॉस के बारे में जाने और उससे हम पूरा इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ सकते हैं। वो एक लॉ हर जगह लग सकती है, एक नहीं है, वो कुछ 3-4 लॉ का मिक्सचर है, मगर वही तो सारी चीजें लग रही है। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, यूनिफिकेशन ऑफ फिजिक्स। एक लॉ से बहुत सारी चीजों को समझना। अब इसका पहला हमने देखा, पहले किस अप्रोच से हम फिजिक्स को पढ़ सकते हैं। दूसरा इसका आता है रिडक्शन इन फिजिक्स। रिडक्शन मतलब किसी भी चीज को रिड्यूस करना, छोटा करना। इसका मतलब क्या है कि कोई भी बड़ी चीज को उसके एक छोटे कण की प्रॉपर्टी से समझना कि इसका छोटा जो एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो कैसे बिहेव करता है, तो उससे हम इसको पूरा बड़ा समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसमें एग्जाम्पल भी है, एक एग्जाम्पल मैं बता सकता हूं। जैसे सन में क्या है, बहुत ज्यादा 90 एग्जैक्ट रेशियो तो मेरे को नहीं पता, बट क्या है अभी एट प्रेजेंट तो बहुत ज्यादा उसमें क्या है, हाइड्रोजन है। कुछ 90% आप बोल सकते हैं और कुछ परसेंट क्या है, 70 बोल सकते हैं। 70% हाइड्रोजन और जितना 30% बचा वो क्या है, हीलियम है। वो जो हाइड्रोजन ही जुड़ जुड़ के क्या हो रहा है, बन रहा है। तो हम हीलियम और हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी समझे, वो दोनों कैसे जुड़ते हैं, कैसे उनके बीच में फ्यूजन रिएक्शन होता है, तो उससे हम क्या समझ सकते हैं, पूरे सन को समझ सकते हैं कि जब दो एटम्स के बीच में क्या हो रहा है वो चीज हम समझ गए, तो उससे हम पूरा सन समझ सकते हैं कि पूरे सन में क्या रिएक्शन हो रहा है। तो यही किसी चीज के छोटी चीज के बारे में समझना, फिर उसी से उसकी पूरी बड़ी चीजों के बारे में समझ जाना, तो यही होता है रिडक्शन। पहला वाला के ठीक है, तो पहले इसके बारे में देखते हैं। वी ट्राई टू डिराइव द प्रॉपर्टीज ऑफ ए बिगर एंड कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम। हम क्या करते हैं, डिराइव करने की कोशिश करते हैं प्रॉपर्टी बड़े बड़े कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम की फ्रॉम द प्रॉपर्टीज एंड इंटरेक्शन ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ सिंपल पार्ट्स। मतलब हम बड़ी बड़ी चीजों के बारे में पढ़ रहे हैं, कैसे उसकी छोटी छोटी चीजें आपस में कैसे इंटरेक्ट करती है, ये चीज स्टडी करके। उसकी कोई दो छोटी चीज देख ली कि वो आपस में कैसे इंटरेक्ट कर रही है, तो ये पूरा ही वैसे इंटरेक्ट ही कर रहा है। ऐसे हम क्या कर सकते हैं, ये एक तरीका है फिजिक्स को पढ़ने का, रिडक्शन इन फिजिक्स। एग्जांपल देखते हैं इसका। फिजिकल क्वांटिटीज लाइक टेम्परेचर एंड इंटरनल एनर्जी आर यूज्ड टू डील विद बल्क सिस्टम इन थर्मोडायनेमिक्स। अब थर्मोडायनेमिक्स क्या होती है, एक पूरा फिजिक्स की एक ब्रांच होती है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स का मतलब क्या है, थर्मो मतलब हीट होती है और डायनेमिक्स मतलब जब हीट चलना चालू कर देगी, हीट फ्लो होना चालू कर देगी, तो पूरा हीट के बारे में हम थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं। जिसकी थर्मोडायनेमिक्स की जितनी भी आप देखे होंगे लॉ होती है, तो ये चीज के बारे में हम थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं। अब थर्मोडायनेमिक्स में हीट के बारे में पढ़ रहे हैं तो टेम्परेचर आएगा। अब टेम्परेचर का मतलब ये होता है कि हर एक बॉडी के अंदर क्या होते हैं, एटम्स होते हैं और वो क्या करते हैं, कंपन करते रहते हैं, ऐसे वाइब्रेट करते रहते हैं। वही जितने एनर्जी से वाइब्रेट कर रहे हैं वही बताती है कि उस बॉडी का टेम्परेचर कितना है। किसी बॉडी का टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस है तो उसके जो एटम्स है वो ज्यादा तेजी से कंपन कर रहे होंगे, उन्हीं के बीच का जो घर्षण है वही फ्रिक्शन ही क्या है, उसका टेम्परेचर है। और किसी बॉडी का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है तो उस बॉडी के जो एटम्स है वो उससे कम डिग्री पे क्या कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं। तो यही टेम्परेचर बताता है। इसी से डिसाइड होती है इंटरनल एनर्जी। किसी भी चीज के अंदर इंटरनल एनर्जी होती है। जैसे पेन को मैंने पकड़ा है तो ये पेन के अंदर भी क्या होगी, इंटरनल एनर्जी होगी। क्या, दो चीजों से मिलकर बनती हो, एक तो इसका टेम्परेचर, ऑब्वियस ही बात है ये 0 केल्विन से तो ऊपर ही होगा ना। 0 केल्विन मतलब कितना, -273 डिग्री सेल्सियस। 0 केल्विन से तो बहुत ऊपर है। ये अभी कितने पे होगा, रूम टेम्परेचर पे इसको बोल सकता हूँ या थोड़ा और होगा, चलिए 10 डिग्री मान लेते फॉर एग्जाम्पल। तो 10 डिग्री मतलब इसका क्या है कि इसके एटम्स 10 डिग्री पे कंपन कर रहे हैं और इसके एटम्स एक दूसरे को पकड़ के भी रखे हुए हैं, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी है। पोटेंशियल एनर्जी मतलब किसी चीज को ऊंचाई में रख दिए बस वही नहीं होती है, आपस में एक दूसरे को पकड़ के रखने की एनर्जी को भी क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। एटम्स के बीच की एनर्जी। तो इसकी इंटरनल एनर्जी क्या होगी, दो चीजों का सम होगी, एक तो इसके टेम्परेचर की एनर्जी, थर्मल एनर्जी इसकी, दूसरा इसकी पोटेंशियल एनर्जी, तो वही इंटरनल एनर्जी होती है। अब इसके मैं कुछ दो कण के बारे में समझ लिया तो मैं इससे इस पूरे पेन को समझ सकता हूं। तो यही, तो हम किसी भी थर्मोडायनेमिक्स में हम क्या करते हैं, उसकी छोटी छोटी एनर्जीज के बारे में देखते हैं। टेम्परेचर क्या है, इसकी इंटरनल एनर्जी क्या है पर यूनिट मास के लिए, कि इसके एक यूनिट मास की कितनी है, और उससे हमें समझ में आ जाता है कि पूरा सिस्टम क्या है। अब यदि हम एक गर्म स्टीम को यूज कर रहे हैं टरबाइन चलाने के लिए, बिजली पैदा करने के लिए, तो वो एक गर्म स्टीम एक बड़े से रूम में पैक्ड है। अब हम पूरे बड़ा सा रूम ना एनालाइज करके उस रूम में एक छेदा कर लें और थर्मोमीटर डाल दें कि एक कोने में इसका टेम्परेचर कितना है, उतना ही तो उसका पूरा टेम्परेचर होगा ना। तो वही ऐसे ही छोटी चीजों को पढ़ के बड़ी चीजों का एनालिसिस करना। सेम जैसे मैंने पहले आपको एग्जांपल दिया कि हाइड्रोजन फ्यूज होकर हीलियम बनता है तो वो एनर्जी देता है। तो ये एक दो छोटी चीजों के बारे में हमने बात करी, इसी से हमें समझ में आ सकता है कि पूरा सन कैसे वर्क कर रहा है। और नेक्स्ट एग्जांपल देखें,
तो मॉलिक्यूलर कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द बल्क सिस्टम आर यूज्ड इन काइनेटिक थ्योरी एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। मॉलिक्यूलर कंस्टिट्यूएंट्स मतलब मॉलिक्यूल कैसा है, एटम्स से थोड़ा बड़ा होता है मॉलिक्यूल। किसी भी एक चीज का मॉलिक्यूल कैसा है, एक गैस है, उसका एक मॉलिक्यूल्स की यदि हम प्रॉपर्टी समझ लेते तो उसके सारे मॉलिक्यूल सेम वैसे ही होंगे। और इन चीजों को हम किस में यूज करते हैं, काइनेटिक थ्योरी में। काइनेटिक थ्योरी इसी के 11 के एंड में आता है, सेकंड लास्ट चैप्टर, थर्ड फोर्थ लास्ट चैप्टर रहता है, उसमें हम पूरा मॉलिक्यूल्स एटम्स के बारे में ही पढ़ते हैं कि इतने रीजन में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, एटम्स हैं, तो वो एक के ऊपर एनालिसिस करके हम पूरा करते हैं। और स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स तो हम उतना नहीं पढ़ते हैं। स्टैटिस्टिकल का मतलब ये होता है कि एकदम छोटी लेवल की चीजों के बारे में पढ़ना, मतलब एक प्रकार के क्वांटम लेवल स्टडी करना, उसके बारे में तो कोई ज्यादा जानता नहीं। तो आपको समझ में आया दो तरीका फिजिक्स को स्टडी करने का, पहला है यूनिफिकेशन और दूसरा है रिडक्शन। यूनिफाई मतलब एक लॉ को सब में लगाना, तो आप क्या कर सकते हैं, यूनिफाई कर सकते हैं। एक लॉ में समझ लिया, ये लॉ यहां भी लगेगी, यहां भी लगेगी, यहां भी लगेगी। दूसरा तरीका फिजिक्स को पढ़ने का, रिडक्शन करके, कि पूरी चीज को ना समझ के मैं इसके छोटे कंस्टिट्यूएंट्स को देखता हूं कि ये क्या कर रहा है, उससे मेरे को समझ में आ जाएगा कि ये पूरी चीज किसकी बनी हुई है। तो ये दो तरीका है फिजिक्स को पढ़ने का। अब इसमें भी आपको कोई 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है कि गिव 2 अप्रोचेस टू स्टडी फिजिक्स। ऐसे आपको कोई 2 नंबर के क्वेश्चन पूछ सकता है कि 2 अप्रोचेस बताओ फिजिक्स को पढ़ने की, तो आप क्या बोलेंगे, यूनिफिकेशन और रिडक्शन, यही 2 तरीका है फिजिक्स को पढ़ने का। तो इसका आंसर क्या होगा, 2 अप्रोचेस टू स्टडी फिजिक्स आर यूनिफिकेशन एंड रिडक्शन। तो ऐसे ही आपको क्या पूछ सकता है, 2-2 नंबर के या कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, अब देखते हैं हम फिजिक्स की क्लासिफिकेशन, कि कैसे पार्ट में फिजिक्स क्या होता है, क्लासिफाई होता है, मतलब फिजिक्स में हम स्टडी कैसे करते हैं। तो इसमें क्या होता है, 2 पार्ट होता है जनरली, 2 वर्ड होते हैं, मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक। मैक्रो मतलब बड़ी लेवल की चीजें, और माइक्रो मतलब छोटे लेवल की चीजें। तो फिजिक्स को हम 2 प्रकार से पढ़ते हैं। मैक्रोस्कोपिक मतलब ऊपरी स्तर पे, बड़े लेवल पे उसको पढ़ना, टेम्परेचर क्या है, उसका प्रेशर क्या है, पूरी बड़ी बॉडी कैसी, इसके बारे में। माइक्रोस्कोपिक मतलब उसके एटम्स के बारे में समझना, एटम्स के बारे में, एलिमेंट, एटम से भी छोटे बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, 17 पार्टिकल्स और उससे छोटे भी होते हैं एलिमेंट्री पार्टिकल्स, उनके बारे में समझना। तो हम उतना माइक्रोस्कोपिक स्टडी तो हम करते ही नहीं है। इवन इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स भी माइक्रोस्कोपिक स्टडी नहीं करते हैं, सब मैक्रोस्कोपिक लेवल पे ही रहते हैं, क्योंकि उसके अंदर पढ़ना क्वांटम फिजिक्स। माइक्रोस्कोपिक जो सेकंड वाला आएगा वो तो क्वांटम फिजिक्स है, और किसी भी क्वांटम फिजिक्स के साइंटिस्ट से आप पूछिए कि आप क्वांटम फिजिक्स के बारे में क्या जानते हैं, तो वो पहले बोलेगा कि हम कुछ नहीं जानते, उसके बाद वो बताना चालू करेगा अपनी नॉलेज, जो भी हमको नहीं समझ में आएगी। तो इसीलिए 2 प्रकार से फिजिक्स का लेवल होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिक्स। पहला आता है मैक्रोस्कोपिक, फर्स्ट आएगा हमारा मैक्रोस्कोपिक। मैक्रो मतलब बड़े लेवल पे। मैक्रोस्कोपिक ग्रुप ऑफ Physics consists of phenomena at all the laboratory, terrestrial and astronomical scales। मतलब जितना बड़ा से बड़ा आप सोच सकते हैं उतना बड़ा, बड़े लेवल के फिजिक्स को हम क्या बोलते हैं, मैक्रोस्कोपिक। लेबोरेटरी लेवल के, कि लेबोरेटरी में हम किसी चीजों को कैसे टेस्ट कर सकते हैं, और टेरेस्ट्रियल लेवल के, टेरेस्ट्रियल मतलब अर्थ लेवल का आप बोल सकते हैं, एक प्रकार का अर्थ लेवल का। एस्ट्रोनॉमिकल स्केल्स मतलब सन, ब्लैक होल्स, न्यूट्रॉन स्टार, गैलेक्सीज, ये सब लेवल पे। एंड डील्स विद द सब्जेक्ट इंक्लूडेड इन क्लासिकल फिजिक्स। और क्या करता है, डील करता है सब्जेक्ट्स को जो किसमें, क्लासिकल फिजिक्स में। याद रखिएगा, मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स का मतलब ही क्या होता है, क्लासिकल फिजिक्स होता है, और माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स का मतलब क्या होता है, स्टैटिस्टिकल फिजिक्स होता है। याद रखिएगा, इसके पहले अभी एक वर्ड आया था स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, तो मैंने आपको बोला वो चीज नहीं पढ़ते हैं। स्टैटिस्टिकल का मतलब होता है माइक्रोस्कोपिक। तो जहां पे भी मैक्रोस्कोपिक आया, मैक्रो मतलब बड़े लेवल की चीजें, तो मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स को ही हम क्या बोलते हैं, क्लासिकल फिजिक्स बोलते हैं। जैसे एक और एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं, थर्मोडायनेमिक्स भी जब हम पढ़ते हैं हीट के बारे में, तो वो भी होता है क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स और स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स। क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स का मतलब ही होता है बड़े लेवल, मैक्रोस्कोपिक, और स्टैटिस्टिकल आया तो इसका मतलब वो माइक्रो लेवल पे चले गया। तो क्लासिकल फिजिक्स का मतलब मैक्रोस्कोपिक ही फिजिक्स होता है, याद रखिएगा। लाइक मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, ऑप्टिक, थर्मोडायनेमिक्स। मैकेनिक्स मतलब फोर्स कैसे बिहेव कर रही है, इनर्शिया क्या है, टॉर्क क्या है, एंगुलर मोमेंटम क्या है, ये मैकेनिक्स हो गया हमारा। थर्मोडायनेमिक्स हीट के बारे में, उसकी 4 लॉ, इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी। ऑप्टिक्स मतलब लाइट के बारे में, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ट्रांसमिशन, जो भी हो रहा है उसके बारे में। और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स है, और थर्मोडायनेमिक्स के बारे में बता दिया मैंने। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, इसका मतलब करंट के बारे में हम पढ़ते हैं। क्योंकि जब भी हम 12th में पढ़ना चालू करेंगे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, तो पहले वहां पे हम क्या करेंगे, एक चार्ज के बारे में पढ़ते हैं, जो चार्ज एक जगह पे रुका हुआ है, फिर उसकी फील्ड के बारे में हम स्टडी करते हैं 12th में।
तो वो चार्ज पहले रुका हुआ रहता है, फिर जब वो चार्ज चलना चालू कर देता है तब वो करंट बनता है, तो वो पूरा इलेक्ट्रोडायनामिक्स बन जाता है। तो ये सारी चीजें इलेक्ट्रोडायनामिक्स तो हम 12th में पढ़ते हैं, 11th में इसका कोई काम नहीं। बट समझ में आना चाहिए कि मतलब क्या है। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिकल चार्ज के बारे में बात कर रहा है, डायनामिक्स मतलब वो अब चलने लग गया, मूव करने लग गया, उसमें कैसे फोर्सेस लग रही, सब चीज का एनालिसिस। अब इन सब के बारे में एक एक बार पर्टिकुलरली देखें। मैकेनिक्स के बारे में तो डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल्स। मैकेनिक्स इसकी स्टडी पे डील करता है कि जब पार्टिकल्स मूव करने लग जाते हैं, कोई बॉडी ऑब्जेक्ट मूव करने लग जाता है। रिजिड एंड डिफॉर्मेबल बॉडीज। रिजिड का मतलब ये होता है एक ऐसी बॉडी जिसमें आप, जैसे ये पेन है, अब ये पेन में मैं अपने हाथ से फोर्स लगाता हूं, एकदम ज्यादा नहीं लगाऊंगा, टूट जाएगा, तो ये नहीं टूटेगा नॉर्मल जितनी भी मैं इसमें फोर्स लगा दूं, तो ये क्या बोलूंगा, ये मेरे लिए क्या है, रिजिड बॉडी है। रिजिड बॉडी एक ऐसी बॉडी होती है जिसमें आप जितनी भी फोर्स लगा दे वो बॉडी डिफॉर्म नहीं होगी, उसके अंदर के कोई भी दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं होगा। दुनिया में ऐसी कोई बॉडी नहीं है जो रिजिड है, एक पर्टिकुलर फोर्स लगाएंगे तो हर बॉडी टूट जाती है, मगर एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए हम एक रिजिड बॉडी ले सकते हैं। जैसे आप गाड़ी में जा रहे हैं तो आपकी गाड़ी आपके वजन से तो नहीं टूटेगी, तो आपके वजन के लिए वो रिजिड बॉडी है, गाड़ी का जो स्ट्रक्चर है वो। अब उसके ऊपर हाथी चढ़ जाएगा तो वो तो टूट ही जाएगी। तो ये अब रिजिड बॉडी का दूसरा भाई कौन होता है, डिफॉर्मेबल बॉडी, जिसमें आप फोर्स लगाएं तो वो पचक जाएगी, डिफॉर्म हो गई। एंड जनरल सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, इट इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पे। ये किस पे बेस्ड है, पूरा ग्रेविटी पे और न्यूटन्स की जो लॉ है उसी पे पूरा बेस्ड है। आगे देख सकते हैं थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स क्या है, डील्स विद द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स deals with the study of electric and magnetic phenomena associated with charge and magnetic bodies। तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स किस पे डील करता है, पूरा इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म पे, एसोसिएटेड विद चार्ज, क्योंकि चार्ज अकेला होता है, और इसलिए मैग्नेटिक बॉडीज क्यों बोला, क्योंकि मैग्नेट हमेशा नॉर्थ पोल साउथ पोल एक साथ रहते हैं, मोनोपोल्स नहीं रहते। तो इन सब चीजों के बारे में हम पढ़ते हैं। इट इज बेस्ड ऑन लॉ गिवन बाई, अब ये किस पे बेस्ड है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स मतलब जो हम पूरा 12th में पढ़ेंगे, यहां पे आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, कूलम लॉ पे। कूलम लॉ क्या है, एक प्रकार से न्यूटन्स लॉ ही है, जो न्यूटन्स की जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन होती है सेम वैसा ही है, बट ये चार्ज के फॉर्म में, पूरा सेम वही लॉ है, बस उसमें मास के बदले चार्ज आता है। तो ये दो चार्जेस के बीच की फोर्स बताती है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, दो मास के बीच की ग्रेविटेशनल फोर्स बताती है। ऑस्टर्ड ने सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किया था कि इलेक्ट्रिसिटी से मैं कैसे मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस कर सकता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड से मैं मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस कर सकता हूं, मैग्नेटिक फोर्स कैसे प्रोड्यूस कर सकता हूं, ये ऑस्टर्ड ने सबसे पहले ये चीज देखी थी। एम्पियर ने ये बताया कि जब करंट चलने लग जाता है तो मैग्नेटिक फील्ड बनती है। और फेरेडे की मदद से हमें क्या समझ में आया, फेरेडे ने बहुत बड़ा अपना योगदान दिया, क्योंकि इसी से बनी फेरेडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिससे हमारे घर में बिजलियां आना चालू हुई, क्योंकि फेरेडे ही बताया कि एक जनरेटर कैसे बिजली पैदा करेगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को आप चेंज करेंगे तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बनने लग जाएगी, इसका मतलब बिजली पैदा होने लग जाएगी। तो ये फेरेडे की लॉ थी। तो यही सब चीजों के बारे में हम वहां पढ़ते हैं। और मेन मैक्सवेल भी होते हैं यहाँ पे, जिन्होंने मेन काम किया, और गॉस, वो दोनों छूट रहे हैं, तो उसके बारे में आप 12th में पढ़ेंगे। फिर ऑप्टिक्स किस पे डील करता है, स्टडी फिनोमिना रिलेटेड टू लाइट के बारे में, लाइट कैसे मूव कर रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है, रिफ्रैक्ट हो रही है। वर्किंग ऑफ ह्यूमन आइज, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप आर स्टडीज इन दिस टॉपिक। आई कैसे वर्क करती है, आई की जितनी भी ऑप्टिकल चीजें हैं, टेलीस्कोप कैसे वर्क करता है, लेंसेज से कैसे हम फोकस करेंगे, इमेज कहाँ बननी चाहिए, माइक्रोस्कोप छोटी चीजों को हम कैसे देखेंगे, इन सब चीजों के बारे में हम इसमें पढ़ते हैं। और थर्मोडायनेमिक्स में तो हम क्या पढ़ते हैं, पूरा हीट के बारे में पढ़ते हैं, सिस्टम इन मैक्रोस्कोपिक इक्विलिब्रियम। देखिए थर्मोडायनेमिक्स को भी हम आगे जाके इंजीनियरिंग में भी लोग थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं, वो भी मैक्रोस्कोपिक लेवल पे पढ़ते हैं। माइक्रोस्कोपिक लेवल पे एनालिसिस करना एक तो क्लास वाले लेवल, मतलब स्कूल लेवल पे तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, इंजीनियरिंग लेवल में भी उतना पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि माइक्रोस्कोपिक लेवल बहुत खतरनाक होता है। कंसिडरिंग चेंज इन इंटरनल एनर्जी, टेम्परेचर, एंट्रोपी एक्सेट्रा। एंट्रोपी क्या होती है, डिग्री ऑफ रैंडमनेस होती है, मतलब हर सिस्टम की एंट्रोपी बढ़ती है। एक डब्बे में गैस भरी हुई है, वो डब्बे को आप हिला दे तो वो गैस और इधर उधर होने लग जाएगी, तो हम बोल दिए उसकी एंट्रोपी बढ़ गई। मतलब ये क्या होती है, डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस होती है, हर चीज डिसऑर्डर होने लग जाती है, यही क्या होती है, एक प्रकार की एंट्रोपी होती है। ऐसे बता दे रहा हूं मैं, ऐसे समझना इसको आसान नहीं है, इसके लिए बहुत सारा स्टडी करना पड़ता है। अच्छा है हमारे 11 में एंट्रोपी नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला आता है माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स। इसको हम नहीं पढ़ सकते, इसको बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग भी समझने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत ज्यादा मस्त समझ लिए हैं वो, फिर भी बहुत सारी मिस्ट्रीज बची हुई है वहां पे। तो माइक्रोस्कोपिक ग्रुप ऑफ फिजिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ मैटर एट माइन्यूट स्केल ऑफ लेंथ
i.e. at the scale of atoms and nuclei or even smaller than these। माइक्रोस्कोपिक स्टडी में हम क्या पढ़ते हैं, जैसे मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले हमें क्या पता था, सबसे छोटी चीज क्या होती है, एटम होती है। फिर उसके बाद पता चला कि एटम भी बना हुआ है किससे, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या रहते हैं, उसके न्यूक्लियस में रहते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या करते रहते हैं, गोल गोल घूमते रहते हैं। पहले हमें पता चला कि एटम ही सबसे छोटा कंस्टिट्यूएंट है। अब एटम इतने ज्यादा होते हैं कि यदि एक ह्यूमन का एक हेयर ले लें तो उसमें भी आप बोल सकते हैं कि कुछ लाखों एटम्स होंगे, मतलब बहुत ज्यादा होते हैं और बहुत छोटे लेवल पे होते हैं। तो हमें लगा एटम आखिरी कड़ी है, फिर हमने दो एटम को टकरा दिया। तो उसके बाद पता चला कि एटम भी आखिरी कड़ी नहीं है, उसके बाद आते हैं एलिमेंट्री पार्टिकल्स। एलिमेंट्री पार्टिकल्स भी 17 प्रकार के होते हैं, जिसमें से एक ग्रुप पूरा क्वार्क्स, एक ग्रुप होता है पूरा, आपके बुक में भी आपको देखने मिलेगा। क्वार्क्स बनाता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को। ये चीज मैं आपको सेकंड लेक्चर में फोटोज के फॉर्म में भी दिखाऊंगा, क्योंकि वहां पे हम थोड़ा आइंस्टाइन के बारे में पढ़ेंगे। तो क्वार्क्स बनाता है प्रोटॉन न्यूट्रॉन। एक छोटा पार्टिकल होता है लेप्टॉन्स उसको बोलते हैं, वो लेप्टॉन के कुछ पार्टिकल्स बनाते हैं इलेक्ट्रॉन। और उसके बाद हमें समझ में आया कि जितनी भी फील्ड्स होती है, ग्रेविटेशनल फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ये भी एक पार्टिकल से बनती है जिसको हम बोलते हैं बोसॉन्स। तो बोसॉन्स बनाते हैं लाइट के पार्टिकल, मतलब लाइट का जो पार्टिकल है फोटोन, वो भी एक प्रकार का क्या है, बोसॉन है। तो एटम के बाद हमें समझ में आया, अभी हमें इस लेवल पे समझ में आया कि 17 और एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं जिसको हम क्वांटम पार्टिकल्स बोलते हैं। तो यहां तक अभी हमारी तक स्टडी चल रही है, इनके बारे में भी साइंटिस्ट लोगों ने बहुत सारी चीजें जान ली है। अब इसी को हम अभी किस लेवल पे, इन्हीं को प्रोड्यूस करने के लेवल पे चल रहा है कि क्या हम इनको बना सकते हैं, न्यूट्रिनोज हम बना सकते हैं, ये लेवल की स्टडी चल रही है। दिस ग्रुप ऑफ फिजिक्स स्टडीड अंडर द सब्जेक्ट क्वांटम फिजिक्स। अब क्या आ जाता है, क्वांटम फिजिक्स। इसके बारे में सबसे ज्यादा कौन जानता होगा, कोई नहीं, बट आप मूवीज के फॉर्म में बोल सकते हैं। तो आप देखे होंगे एंटमैन मूवी, डॉक्टर हैंक पिम जो उसमें रहते हैं, एंटमैन लोग रहते हैं, उन लोग पूरा क्वांटम फिजिक्स पे ही वर्क करते रहते हैं। तो मूवीज के हिसाब से सबसे ज्यादा उन्हीं लोग जानते होंगे, और उसी से उन लोग क्या करते हैं, क्वांटम फिजिक्स की मदद से ही एवेंजर एंड गेम में क्या करते हैं, उन लोग टाइम ट्रेवल करते हैं। तो ये एकदम अलग मतलब स्टडी है जिसके बारे में बहुत कम जानते हैं हम, और बहुत खतरनाक है, मतलब बहुत छोटे लेवल पे। अब आगे बढ़ते हैं। तो माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक हो गया। अब एक नई फील्ड आई है जिसके बारे में क्वेश्चन में पूछता है कि अभी एक नई फिजिक्स का डिवीजन क्या आया है। ये क्या आई है, ये दोनों के बीच में रहेगी, ना एकदम छोटा जाएगी ना एकदम बड़ा जाएगी, दोनों के बीच में पड़ेगी ये जो ग्रुप है। तो क्या है, एक इंटरमीडिएट ग्रुप ऑफ फिजिक्स, नेमली मेसोस्कोपिक। एक नया ग्रुप अभी जनरेट हुआ है, मेसोस्कोपिक फिजिक्स हैज रिसेंटली केम इनटू द एग्जिस्टेंस। एक नया ग्रुप आया है जिसके बारे में लोग स्टडी कर रहे हैं, मतलब एक बीच की चीजों को लेके वहां पे कुछ लोग एनालिसिस कर रहे हैं उसके ऊपर। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ मटेरियल ऑफ एन इंटरमीडिएट लेंथ स्केल, मतलब दोनों के कहीं बीच वाले जगह में उसके बारे में रिसर्च कर रहे हैं, आई फ्यू टेंस और हंड्रेड्स ऑफ एटम। मतलब एटम्स के अंदर गए, एटम के पास ही चले गए तो वो क्वांटम फिजिक्स हो गया, एटम के ऊपर गए तो वो एटम के ऊपर मॉलिक्यूल्स आ गए तो वो अपना फिजिक्स आ गया। तो इसी के बीच में कुछ एटम्स के बीच में, कुछ टन्स ऑफ एटम्स के बीच में जो लोग स्टडी कर रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं, मेसोस्कोपिक फिजिक्स। ये पूछता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में। तो आपको समझ में आया, दो फिजिक्स का ग्रुप है, मैक्रोस्कोपिक बड़े लेवल का फिजिक्स जो आंखों से दिखता है, जिसको हम रिसर्च कर सकते हैं आंखों से। फिर उसके बाद होता है माइक्रोस्कोपिक जो आंखों से नहीं दिखता। अब ऐसा क्वेश्चन पूछता है मल्टीपल चॉइस में कि माइक्रोस्कोपिक डोमेन इंक्लूड्स, तो क्या लिखा हुआ है, माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक मतलब छोटे लेवल का। इस डोमेन में क्या चीज इंक्लूड होती है, तो देखते हैं। सबसे पहला क्या आंसर दिख रहा है, क्वांटम थ्योरी। हाँ सही है, क्वांटम लेवल मतलब माइक्रोस्कोपिक लेवल होता है। अगला ऑप्शन देखते हैं, मैकेनिक्स। नहीं, मैकेनिक्स बड़े लेवल का है, आंखों से दिखता है भाई, कोई चीज चल रही है उसमें फोर्स लग रही है, वो टकरा रही है, तो आंखों से दिखता है पूरी चीज। थर्मोडायनेमिक्स पूरा आंखों से दिखता है, हीट छू लो समझ में आ जाएगा, गर्म है, पूरी चीज दिखती है थर्मोडायनेमिक्स में। साउंड नहीं दिखता, मगर साउंड के बारे में एकदम इजीली से हम समझ सकते हैं, क्योंकि जब हम हवा, जैसे मैं बोल रहा हूं तो साउंड कैसे पहुंच रहा है। यदि कोई इंसान यहां पे रहता तो उसके पास साउंड कैसे पहुंचता, हवा कंप्रेस और रेडिफाइड होके, मतलब कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन होके पहुंचता। तो साउंड का भी जो लेवल है वो हमारे मैक्रोस्कोपिक लेवल में ही आ जाता है, डिस्टर्बेंस हम समझ सकते हैं। तो आंसर क्या होगा, माइक्रोस्कोपिक डोमेन किसको इंक्लूड करता है, क्वांटम थ्योरी को। क्वांटम लेवल पे स्टडी कर दी। माइक्रोस्कोपिक मतलब क्वांटम, इसका एक और नाम हम बोलते हैं सब एटॉमिक, एटम से भी छोटा। तो वो सब क्या है, सेम मीनिंग है उसका। तो आंसर क्या होगा, ए इसका। क्वांटम थ्योरी एक्सप्लेन माइक्रोस्कोपिक डोमेन इन्वॉल्विंग मॉलिक्यूल, एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड एलिमेंट्री पार्टिकल्स।
तो मॉलिक्यूल्स सबसे बड़ा, उससे छोटा एटम, एटम के अंदर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स के अलावा उनसे भी छोटे होते हैं 17 एलिमेंट्री पार्टिकल्स। तो इन लेवल की क्या करती है, वो स्टडी करती है। माइक्रोस्कोपिक, क्वांटम फिजिक्स और सब एटॉमिक लेवल, ये तीनों का मतलब क्या होगा, सेम होगा, याद रखिएगा। और इसको हम नहीं पढ़ते, हम मैक्रोस्कोपिक पढ़ते हैं, ठीक है। अब ऐसा भी एक और क्वेश्चन पूछ सकता है आपको शॉर्ट, नेम टू मेजर ग्रुप्स ऑफ फिजिक्स, दो मेजर ग्रुप बताओ फिजिक्स के। तो आप क्या बोलेंगे, दो मेजर ग्रुप क्या है, मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक। तो क्या आंसर देंगे आप, टू मेजर ग्रुप्स ऑफ फिजिक्स आर माइक्रोस्कोपिक ग्रुप एंड मैक्रोस्कोपिक ग्रुप। हम कौन सा पढ़ते हैं, मैक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक हम नहीं पढ़ते, बट हम समझते हैं उसके बारे में कि क्या है वो, ठीक है। अब ऐसा एक और क्वेश्चन पूछ सकता है, विच ग्रुप ऑफ फिजिक्स हैज रिसेंटली केम इनटू द एग्जिस्टेंस, ऐसा कौन सा फिजिक्स का ग्रुप है जो अभी अभी बना है। तो आप क्या बोलेंगे, मेसोस्कोपिक, जो दोनों के बीच की स्टडी करता है, ना माइक्रोस्कोपिक लेवल ना माइक्रोस्कोपिक लेवल। तो क्या रहेगा आंसर, एन इंटरमीडिएट ग्रुप ऑफ फिजिक्स नेमली मेसोस्कोपिक फिजिक्स हैज रिसेंटली केम इनटू द एक्सिस्टेंस। अभी अभी शुरुआत हुई है इसके बारे में, रिसेंटली, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा स्कोप ऑफ द फिजिक्स। यहां पे हम बस ये एक चीज के बारे में देखेंगे, क्योंकि यहां से भी एक क्वेश्चन बनता है कि हम कितने बड़े लेवल से कितने छोटे लेवल तक फिजिक्स पढ़ते हैं। दो प्रकार से इसको हम देखेंगे, टाइम, कितने छोटे टाइम से कितने बड़े टाइम तक हम पढ़ते हैं, दूसरा मास, कितने छोटे मास से कितने बड़े मास तक हम पढ़ते हैं। तो यही चीजों के बारे में हम क्या देखेंगे इस टॉपिक में, देखते हैं। और यहां से मैं आपको एक क्लिप भी दिखाऊंगा, ठीक है, देखते हैं। इट डील्स विद वेरी लार्ज मैग्नीट्यूड ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमिना। मतलब ये क्या करता है, स्कोप मतलब क्या है, फिजिक्स कहां तक डील करता है। तो बहुत लार्ज एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमिना पे को भी डील करता है। इसका मतलब जैसे हम बोल सकते हैं सुपरनोवा। सुपरनोवा मतलब क्या, जब एक सन अपने एंड टाइम में आता है तो वो अपने ऊपर की लेयर को पूरी छोड़ देता है और अंदर उसकी कोर बनती है, कोर बचती है जो बहुत हार्ड रहती है, बहुत ज्यादा डेंस रहती है। तो इतने बड़े बड़े फिनोमिना, ब्लैक होल, न्यूट्रॉन स्टार, ये सब चीजों की हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। एज वेल एज वेरी स्मॉल मैग्नीट्यूड इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एसेट्रा। और बड़े से बड़े के बाद छोटे से छोटे लेवल की भी क्या करता है, स्टडी करता है। प्रोटॉन ठीक है थोड़ा सा बड़ा होता है, मगर इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा होता है। इलेक्ट्रॉन लेवल की स्टडी करना भी कोई नॉर्मल बात नहीं है, फिर भी हम बहुत कुछ जानते हैं उसके बारे में, लगभग सभी चीजें जानते हैं। उससे भी छोटे एलिमेंट्री पार्टिकल लेवल की भी स्टडी होती है इसमें। अब देखें रेंज में, पहले टाइम स्केल में देखें तो एस्ट्रोनॉमिकल स्केल टू माइक्रोस्कोपिक स्केल। एस्ट्रोनॉमिकल स्केल मतलब बड़े लेवल का एकदम, सन 1 के लेवल का एकदम। स्केल टू माइक्रोस्कोपिक स्केल, तो हम कितने टाइम ड्यूरेशन तक की इसमें हम देखते हैं, तो 10 टू द पावर 18 सेकेंड्स, मतलब 10 के पीछे एक के पीछे कितना 18 जीरो, इतने सेकंड से लेके 10 टू द पावर -22 सेकंड्स, मतलब पॉइंट के बाद 22 जीरो तक सेकंड्स के टाइम को हम क्या करते हैं, यहाँ पे डील करते हैं। इतनी मतलब बड़ा। आगे देखें मास के बारे में कि कितना मास को हम डील करते हैं यहाँ पे, क्योंकि 11th फिजिक्स पूरा मास पे बेस्ड है, 12th फिजिक्स क्या है, पूरा चार्ज पे बेस्ड है। तो मास के बारे में बात करें तो फ्रॉम हेवनली बॉडीज, हेवनली बॉडीज मतलब सन, स्टार हो गए, बड़े बड़े प्लेनेट हो गए, जुपिटर हो गया, टू इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स का मास सबसे कम रहता है और उसी का मास हम प्रिडिक्ट कर पाए हैं आज तक। तो सबसे बड़ा मास कितना होगा, 10 टू द पावर 55 kg, मतलब 10 के पीछे 55 जीरो और इतना kg। और ये मास किसका है, इतना ज्यादा मास किसका है, मास ऑफ द ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स। ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स मतलब जितना यूनिवर्स हम देख सकते हैं, 90 बिलियन लाइट ईयर जितना भी हम देख सकते हैं, उतने पूरे यूनिवर्स का ये क्या है, मास है। क्योंकि इतना तो हम पूरा स्टडी करते हैं, जहां तक हम यूनिवर्स को देख पा रहे हैं वहां तक हम समझ सकते हैं, जहां तक नहीं देख पा रहे वहां से हम कैसे समझेंगे। और ये मास को हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे तरीके होते हैं, कितने दूर पे है वो, कैसा उसका स्पेक्ट्रम है सन का, उसके पास कितने प्लैनेट घूम रहे हैं, कितने बड़े प्लैनेट घूम रहे हैं, तो उस हिसाब से उसकी ग्रेविटी क्या, ऐसे हम पूरा कैलकुलेट कर सकते हैं साइंटिस्ट लोग। टू 10 टू द पावर -30 kg, ये किसका होता है, एक इलेक्ट्रॉन का मास होता है, जो क्या होता है, सबसे कम होता है। इससे छोटा पार्टिकल के बारे में सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन क्या है हमें, फोटॉन्स के बारे में, प्रोटॉन नहीं, फोटॉन्स जिसको हम लाइट बोलते हैं, उसका मास ही नहीं रहता, उसका मास 0 रहता है। तो इतना हमें नॉलेज है। अब आगे देखते हैं, जैसे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के बारे में हम देखें तो इससे हम क्या कर सकते हैं, एक क्लिप देख के समझ सकते हैं कि ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का मतलब क्या होगा। अब ये क्लिप में आपको ये समझ में आएगा कि हम कितना देख सकते हैं और कितना बड़ा है हमारा यूनिवर्स। तो सबसे पहले हम देखें तो हमारी गैलेक्सी मिल्की वे के बारे में, और बाजू वाली अपनी पड़ोसी गैलेक्सी कौन सी है, एंड्रोमेडा गैलेक्सी, और बहुत सारी ड्वार्फ गैलेक्सी भी है। ये कितना है, 10 मिलियन लाइट ईयर्स का है, मतलब लाइट की स्पीड से भी जाए तो 10 मिलियन साल लगेगा, इतना तो छोटा है।
इस छोटे वाले को हम क्या बोलते हैं, अपना लोकल ग्रुप बोलते हैं। और ऐसे बहुत सारे लोकल ग्रुप है जो मिलके क्या बनाता है, लेनिया के क्लस्टर बनाता है। और ऐसे ही बहुत सारे क्लस्टर है, और इतना क्या है, हमारा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है जिसमें 2 ट्रिलियन गैलेक्सी से भी क्या है, ज्यादा है। तो इतना हम देख सकते हैं। अब उसमें हम देखें तो सिर्फ इतना ही पहुंच सकते हैं, इतना हम कभी 94% हम कभी पहुंच ही नहीं सकते, और वो हमारे लिए पूरा क्या है, खत्म है, मतलब गॉन फॉरएवर है, वो खत्म है। क्यों ऐसा है, क्योंकि लाइट आने में भी टाइम लगता है, और इतना बड़ा बड़ा डिस्टेंस है कि जब वहां से लाइट निकली है और इतने बिलियन ईयर्स ट्रेवल करके आ रही है, तो वो गैलेक्सी वहां पे है भी कि नहीं होगी ये भी नहीं पता। और एक तो और चीज है कि यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है, तो जितनी जिसके बीच में जितनी खाली जगह है वो उतने तेजी से फैल रही है, तो जितने दूर की जगह होगी वो और तेजी से फैलेगी। इसका मतलब बहुत सारी गैलेक्सी क्या हो रही है, हमसे दूर होते जा रही है। तो फिर से एक बार देख सकते हैं, हमारा मिल्की वे के साथ हमारी एंड्रोमेडा गैलेक्सी जो क्या कहलाता है, और कुछ 50 ड्वार्फ गैलेक्सीज है यहाँ पे। इसको हम क्या बोलते हैं, अपना लोकल ग्रुप बोलते हैं, जो 10 मिलियन लाइट ईयर्स में है, मतलब लाइट की स्पीड से भी जाएंगे तो 10 मिलियन। अब ये जो लोकल ग्रुप है, ऐसे बहुत सारे लोकल ग्रुप मिलके क्या बनाता है, लेनिया के सुपर क्लस्टर बनाता है। अब जो हमारा लेनिया के सुपर क्लस्टर है वो भी एक छोटा सा है, और कितने सारे क्लस्टर्स और हैं, और टोटल कितनी है, 2 ट्रिलियन गैलेक्सी है। इतना 90 बिलियन लाइट ईयर्स तक हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है अपना इतना, जिसमें से पहुंच हम कितना सकते हैं, सिर्फ 6% कुछ, क्योंकि बाकी 94% नहीं पहुंच सकते। हम भले देख रहे हैं मगर उस तक पहुंच ही नहीं सकते, क्योंकि बहुत ज्यादा मिलियन ईयर्स लगेंगे। अपनी करंट टेक्नोलॉजी के इवन लाइट की स्पीड से भी ट्रेवल करते तो भी मिलियन ईयर्स लगेगा। तो जब तक हम जाएंगे तब तक वो अपने हॉराइजन से निकल जाएगा, क्योंकि यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है और वो बहुत दूर चले जाएगा। तो ये जो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स हमने देखा, इसका मास हमने कैलकुलेट किया है 10⁻55 kg। तो ऐसे वीडियोस में आपको हर जगह दिखाते रहूंगा, और मैंने अपने पूरे लेक्चर्स, प्रीवियस लेक्चर्स में भी हम ऐसे वीडियोस में यूज करते रहता हूं, जहां पे भी यूज कर पाता हूं, क्योंकि स्टार्टिंग वाला पार्ट तो थ्योरी है, वहां पे मैं ऐसे वीडियोस कैसे यूज करूंगा। तो जहां पे भी जरूरत पड़ेगी मैं आपको ऐसे वीडियोस क्या करते रहूंगा, दिखाते रहूंगा हमेशा बीच बीच में। आगे बढ़ते हैं। अब ऐसा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कि द रेंज ऑफ मासेस वी स्टडी इन फिजिक्स इज, हम कितने रेंज के मासेस को फिजिक्स में पढ़ते हैं। तो आपको याद होना चाहिए, सबसे पहला ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, जितना यूनिवर्स को हम देख सकते हैं अपने टेलीस्कोप से, उसका मास कितना है पूरे यूनिवर्स का, 10⁻55 kg। ठीक है, तो ये है। और सबसे छोटा मास किसका होता है, इलेक्ट्रॉन का मास होता है 10 टू द पावर कितना, -30 kg। तो ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे, ए ऑप्शन होगा। सबसे छोटा इलेक्ट्रॉन का मास 10 टू द पावर -30 kg, और ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का मास 10 टू द पावर 55 kg। बाकी सब नहीं होगा। 10 टू द पावर -30 ठीक है, सही लग रहा है। 10 टू द पावर 60 नहीं, ये ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का मास नहीं है। अगला ऑप्शन देखें, 10 टू द पावर -27 नहीं है, इलेक्ट्रॉन का मास नहीं है। 10 टू द पावर 55 ठीक है यहाँ पे। 10 टू द पावर -27 ये भी इलेक्ट्रॉन का मास नहीं है, और 10 टू द पावर 60 ये भी पूरे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का मास नहीं है। तो ऑप्शन क्या होगा, ए क्या होगा हमारा सही आंसर होगा। इवन जितना भी मास हम कैलकुलेट करते हैं पूरे यूनिवर्स का, अब जब हमें मास के बारे में पता चल गया तो हम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लगा सकते हैं, और उससे हम ये समझ सकते हैं कि कितनी ग्रेविटेशनल फोर्स है पूरे यूनिवर्स में। बट जब हमने ये चीज कैलकुलेट करते हैं तो हमें समझ में आता है कि जितना मास हम यूनिवर्स में जानते हैं वो बहुत कम है। कुछ एक ऐसा मास है जिसको हम देख नहीं सकते हैं, और उससे मेन यूनिवर्स बना है, क्योंकि जो ग्रेविटेशनल फोर्सेस है वो हमारे मास से भी कहीं ज्यादा है। तो इसलिए यहाँ पे कंसेप्ट किसका आता है, ब्लैक मैटर, डार्क मैटर का, डार्क एनर्जी का ये कंसेप्ट आता है कि जब हमें मास पता है पूरे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में कि 10 टू द पावर 55 kg क्या है मास, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लगा के हम बिल्कुल वो नहीं कैलकुलेट कर सकते कि कितनी ग्रेविटेशनल फोर्सेज होगी। बट जब हम कैलकुलेट करते हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्सेज कहीं ज्यादा है, मतलब जो पूरी गैलेक्सी है वो एक साथ रह ही नहीं सकती सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स के बदले। तो यहाँ पे क्या आती है, डार्क एनर्जी का कंसेप्ट आता है। वो क्या चीज है अभी तक किसी को भी नहीं पता है, सब खोजने की कोशिश कर रहे हैं, मगर उसका इफेक्ट हमें एकदम अच्छे से ऑब्जर्व होता है कि कोई और एक चीज है जिसके पास ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो ऐसे ही आपके मन में कुछ क्वेश्चंस होंगे, वियर्ड क्वेश्चंस, तो आप मेरे से क्या कर सकते हैं, कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं जितनी भी हो सके आपके सारे क्वेश्चंस का क्या करूंगा, जवाब दूंगा। फिजिक्स से रिलेटेड, यूनिवर्स से रिलेटेड, टाइम ट्रेवल, किसी से भी रिलेटेड, फिजिक्स से रिलेटेड होना चाहिए तो आप मेरे से कमेंट में पूछेंगे तो मैं आपका जरूर उसको जवाब दूंगा। चाहे कितना भी सिली क्वेश्चन हो, कैसा भी क्वेश्चन हो, मैं आपको उसका जवाब दूंगा। आगे बढ़ते हैं। अब ऐसा एक क्वेश्चन पूछता है कि व्हाई डू वी कॉल फिजिक्स एन एग्जैक्ट साइंस, हम फिजिक्स को एग्जैक्ट साइंस क्यों बोलते हैं, ऐसा क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। इसका ऐसा हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम हर चीज को कैलकुलेट करते हैं ना भाई मैथमेटिकली, और मैथमेटिकली किसी चीज को कैलकुलेट करेंगे तो गलती होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैथमेटिकल में भी गलती होती है तो हम एरर एंड ट्रायल ले लेते हैं या अप्रोक्सीमेशन, ये सब चीजों के बारे में लेते हैं। तो क्या होगा आंसर इसका, मोस्ट ऑफ द मेजरमेंट इन फिजिक्स आर मेड विद
हाई प्रिसाइज एंड एक्यूरेसी, जितने भी हम मेजर करते हैं फिजिक्स में, कैलकुलेट करते हैं, वो सब एकदम हाईली प्रिसीजन रहता है और एक्यूरेसी से रहता है। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, फिजिक्स को एग्जैक्ट साइंस बोलते हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स हम यूज करते हैं एकदम एक्यूरेटली। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वांटिटेटिव मेजरमेंट, क्वांटिटेटिव मतलब गिनती आ गया, क्वालिटी मतलब क्वालिटेटिव आया तो क्वालिटी के बारे में होगा, क्वांटिटेटिव मतलब गिनने की बात चल रही। मेजरमेंट प्लेस मेजर रोल इन फिजिक्स, वाई, गिनने वाली चीजें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है फिजिक्स में। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, फिजिक्स का बेसिक्स ही है मैथ्स। फिजिक्स को आपको किसी को समझाना है तो या तो आप उसको एक थ्योरेटिकल वे में बताओ, जैसे मैं आपको बता रहा हूं, या आप इक्वेशन से समझाओ। दोनों चीज से आप यदि उसको बता दिए तो वो कभी वो चीज भूल नहीं सकता और वो उस चीज को नकार नहीं सकता। तो क्या है, द quantitative measurement plays major role in physics because all the laws of nature are best expressed in the form of mathematical equation। क्यों एकदम मेजर रोल प्ले करता है? क्योंकि जितनी भी लॉ, नेचर की लॉज है, वो एकदम बेस्ट एक्सप्रेस होती है किसमें, मैथमेटिकल फॉर्म में। तभी तो वो लॉ बनी है। यदि मैथमेटिक्स उसको सपोर्ट नहीं करता, मैथ्स उसको सपोर्ट नहीं करता, तो वो लॉ को क्रेडिटेड मतलब उसको लागू ही नहीं करते कि हमें हाँ कि ये लॉ है करके। आगे बढ़ते हैं, अब कुछ आता है वर्ड्स हाइपोथेसिस, एक्सियम्स और मॉडल्स। यहां पे ओवरऑल मीनिंग ये निकलेगा एजम्पशंस के बारे में, कि जब भी हम किसी चीज को डील करते हैं तो हम क्या लेते हैं, एजम्पशन लेते हैं कुछ, कि हाँ मैं ये चीज, जैसे आप किसी चीज को प्रूव करना चाह रहे हैं तो आप क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे। कैसे? कि ठीक है पहले मैं मानता हूं कि ऐसा होगा, चल पहले ये मानते हैं। आप किसी के साथ डिस्कस कर रहे हैं तो आप बोलेंगे ठीक है पहले ये मानते हैं कि ऐसा होता होगा, अब इस पे हम टेस्ट करते हैं। तो यदि आप कोई भी एजम्पशन माने और आपको जब एंड रिजल्ट मिलेगा तो आपको समझ में आएगा कि जो आप एजम्पशन लिए हैं वो सही लिए हैं कि नहीं लिए। जैसे फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में हम माने, फ्लूइड मैकेनिक्स का मैं एग्जांपल लेता हूं, पानी बह रहा है तो हम मानते हैं कि पानी एकदम कंटिन्यूअस है, हर जगह उसमें मॉलिक्यूल्स है। जब पानी बह रहा है तो ऐसा कहीं नहीं होगा कि कहीं उसमें ब्रेक हो जाए, कहीं पे गड्ढा हो जाए, कोई टूट जाए। तो ये एक प्रकार के एजम्पशंस होते हैं। और जब आप किसी चीज को लास्ट में डिराइव करेंगे तो वो आपको ये भी देता है कि जो आपने एजम्पशन लिया था वो ट्रू है कि नहीं है। तो यही क्या है, यहां पे हम देखेंगे क्या, हाइपोथेसिस, एक्सियम और मॉडल्स क्या होते हैं। देखते हैं, इन फिजिक्स एवरीथिंग कैन नॉट बी प्रूव्ड बाय एक्सपेरिमेंट्स। मतलब फिजिक्स में क्या होती है कि सारी चीजें प्रूव नहीं हो सकती एक्सपेरिमेंट्स के फॉर्म में, हो जाती है लगभग, बट यहां पे उसके बोलने का सेंस अलग है। जैसे हम बोले लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो मेरे को अभी आपको प्रूव करके बताना है कि लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एक्सपेरिमेंट करके तो मैं आपको तुरंत नहीं बता सकता। मैं आपको बोलूंगा एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट ओनली चेंज वन फॉर्म इनटू अनदर। आप किसी को भी बताएंगे तो आप ऐसा बताएंगे क्योंकि ये प्रूव्ड है, ठीक है। मगर आपको बोलेगा कि चल तू मेरे को अभी करके बता, तो आप नहीं बता सकते। तो वैसा ही चीज का यहाँ पे सेंस बन रहा है। देयर आर सम फैक्ट्स और एजम्पशन ऑन विच अदर प्रूफ्स आर बेस्ड। कुछ फैक्ट्स, कुछ एजम्पशंस होते हैं जिसपे प्रूफ बेस्ड है। जैसे हम गैस के ऊपर एनालिसिस कर रहे हैं, कोई भी गैस है, ये रूम में गैस भरी हुई है और इसके ऊपर एनालिसिस कर रहे हैं, तो गैस के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, कहीं भी भगते रहते हैं। गैस में क्या होगी, कुछ जगह खाली होगी, कहीं पे मॉलिक्यूल्स ज्यादा ग्रुप बना के रहेंगे, कहीं पे कम रहेंगे। तो हम क्या मानते हैं कि गैस पूरी कंटिन्यूअस है, फिर उस पर एनालिसिस करते हैं तो उससे हमें रिजल्ट एकदम एग्जैक्ट मिलता है। तो ये एजम्पशन के बारे में यहाँ पे हम देख रहे हैं। Other proofs, these assumptions are called hypothesis or axioms, postulates और मॉडल। जब भी आप किसी का डेरिवेशन पढ़ते होंगे तो वो डेरिवेशन में आपको दिखता होगा कि पहले एजम्पशन क्या है। जैसे अभी तो आप नहीं पढ़े हैं, जैसे मैंने तो पढ़ा दिया वो चैप्टर, बट आप यदि शुरू कर रहे होंगे तो हम फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ते हैं। तो फ्लूइड मैकेनिक्स जब हम पढ़ते हैं, मतलब फ्लूइड मैकेनिक्स क्या है, वो पूरे पानी के बहाव के ऊपर है, फ्लूइड के ऊपर, गैस, लिक्विड, इसके ऊपर है, जनरली लिक्विड। तो वहां पे हम क्या मानते हैं कि फ्लूइड को हम एक आइडियल फ्लूइड लेके क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। आइडियल फ्लूइड का मतलब क्या होगा कि उसके पास विस्कोसिटी नहीं होगी। विस्कोसिटी मतलब उसकी फ्रिक्शन। फ्लूइड कैसे बहता है, परत परत टूट के बहता है। एक बड़ा सा ऐसे फ्लूइड है तो उसकी पहली परत गिरेगी, फिर उसके बाद अगली परत गिरेगी, उसकी अलग अलग लेयर ऐसे फ्लो होता है, हम एज्यूम करते हैं। तो हम मानते हैं कि आइडियल फ्लूइड का मतलब उसकी विस्कोसिटी जीरो, मतलब जब वो परत परत टूट के गिरेगा तो उसके बीच के लेयर्स में फ्रिक्शन नहीं होगी, ये चीज हम एज्यूम करते हैं। बट ऐसा कोई फ्लूइड नहीं है जो आइडियल ना हो। मगर वाटर है, वाटर की विस्कोसिटी एकदम कम होती है, मतलब उसमें इंटरनल फ्रिक्शन एकदम कम होता है। तो हम आइडियल फ्लूइड मान के कोई भी एजम्पशन, कोई भी डेरिवेशन करें और वहां पे वाटर को ले तो वो सही बैठ जाएगा। तो कोई भी आप डेरिवेशन पढ़ते हैं तो पोस्टुलेट्स पढ़ते हैं, तो वहां पे आपको क्या मिलता है कि इस साइंटिस्ट ने पहले ये चीज मानी, फिर उसके बाद उसने ये चीज का डेरिवेशन दिया, अब ये चीज हर जगह लागू हो जाती है। तो यही चीज के बारे में हम क्या देख रहे हैं, यहां पे देख रहे हैं। और ये जो हाइपोथेसिस एजम्पशन है, इसको लेना कोई बड़ी, मतलब कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि आप सिंपल चीज मान के किसी चीज को प्रूव करें तो आपको क्या होगा, ज्यादा समझ में आएगा। जैसे आप फिजिक्स अभी पढ़ना शुरू किए पहले चैप्टर से, तो आपको पहले बता रहा है पहला चैप्टर कि फिजिक्स क्या है,
सीधा वो आपको मास ग्रेविटेशन पे डाल देगा तो आपको लगेगा कि मैं क्या पढ़ रहा हूं। तो ऐसी एजम्पशन लेने का मतलब ये होता है ना कि हम पहले सिंप्लिसिटी से चीजों को शुरू करते हैं, जब उस सिंप्लिसिटी में हमें महारत हासिल हो जाती तब हम उसमें और दिग्गज लगाते हैं। तो ऐसे क्या होता है, हमारा नॉलेज बढ़ता है। तो यही है पोस्टुलेट्स, यही सब चीजों के बारे में। एंड मॉडल्स देखते हैं अब एक एक डिटेल में। हाइपोथेसिस इज ए सुपरपोजिशन, सपोजिशन। हाइपोथेसिस क्या है, एक सपोज करना है, एज्यूम करना है विदाउट एज्यूमिंग दैट इट इज ट्रू। एक प्रकार से एजम्पशन लेना है और ये नहीं मानना है कि वो एजम्पशन ट्रू है। जैसे पानी को हम आइडियल फ्लूइड मानते हैं, तो हमें पहले जब हम एजम्पशन ले रहे हैं तो हमें ये नहीं पता कि वो एजम्पशन सही है कि नहीं है। कुछ भी आप डेरिवेशन कर रहे हैं तो वहां पे एजम्पशन लेते हैं कि वो सही है कि नहीं है, और जब एंड में रिजल्ट आता है तो हमें समझ में आ जाता है कि हमने एजम्पशन सही लिया है कि नहीं लिया है, क्योंकि एंड रिजल्ट को आप देख के बता सकते हैं कि जो मैंने एजम्पशन लिया था शायद गलत लिया था। जैसे आप और आपका दोस्त कोई चीज टेस्ट कर रहे हैं, तो आपको कुछ चीज समझ में नहीं आ रही, तो आप अपने दोस्त को बोलेंगे चल पहले ये मानते हैं फिर करके टेस्ट देखते हैं। टेस्ट फेल हो गया तो आपका दोस्त बोलेगा कि अरे जो चीज तूने मानी थी गलत है, तो बोलेगा अब ये चीज मान के देखते हैं, अब टेस्ट करते हैं। तो ऐसे करते कैसे क्या होता है, समझ में आती चीजें, सिंपल चीजों से हम शुरू करते हैं। तो हाइपोथेसिस क्या है, एक सपोजिशन है, सपोज करना है। और सपोज करने का मतलब उस समय आपको टेंशन नहीं लेना है कि जो चीज मैं सोच रहा हूं वो सही है कि नहीं गलत है। पहले मैं पूरा काम कर लेता हूं तब मेरे को समझ में आएगा। एज्यूमिंग, विदाउट एज्यूमिंग दैट इट इज ट्रू, कुछ चीज मान लिए और पहले हम उसको चैलेंज नहीं कर रहे हैं कि ये चीज सही माना हो कि नहीं माना हो। इट कैन नॉट बी प्रूव्ड बट कैन बी वेरीफाइड एंड सबस्ट्रेट बाय द एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशन। बट एक्सपेरिमेंट करके और ऑब्जर्वेशन से देख के वो चीज वेरीफाई हो सकती है कि हाँ जो मैं माना था वो सही था। तो ऐसे हम क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं। अभी आप कोई भी डेरिवेशन करिए, आपको उस डेरिवेशन करने से पहले हमेशा ये जानना जरूरी रहता है कि यहाँ पे एजम्पशन क्या है, कि क्या क्या चीज माने हैं हम यहाँ पे। आगे देखते हैं। An axiom is a self-evident truth. Axiom का मतलब क्या होता है, self-evident truth। मतलब आप बोलेंगे कि मैं कुछ एक्सपेरिमेंट करने वाला हूं तो मेरे को लग रहा है कि हाँ ये चीज सही है, क्योंकि मेरे को दिख रहा है भाई, लॉजिकली मेरे को लग रहा है कि ये चीज सही है, तो पहले मैं ये मान लेता हूं ऐसे करके। A model is a theory proposed to explain observable phenomena. Axiom क्या है, एक एविडेंट ट्रूथ है। मतलब आप किसी चीज पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो आपको लग रहा है कि यहां से लीक हो रही है, तो पहले आप उसका लीक बंद करेंगे, कुछ आप देखेंगे तो एक ट्रूथ देखेंगे लॉजिकली कि हाँ ये चीज तो हो रही है, लॉजिकली मेरे को समझ में आ रही है, अभी मैं प्रूफ नहीं कर सकता, मगर जब मैं अपना पूरा एक्सपेरिमेंट कर लूंगा तो इसको प्रूफ कर लूंगा। इसका मतलब होता है एक्सियम, अ सेल्फ एविडेंट ट्रूथ। मतलब आप खुद उसको देख सकते हैं कि हाँ ये चीज तो मेरे को सही लग रही है। मॉडल क्या होता है, अ थ्योरी प्रपोज्ड टू एक्सप्लेन ऑब्जर्वेबल फिनोमिना। मॉडल का मतलब ये होता है कि आप कोई मशीन बनाने वाले हैं, वो मशीन का पहले आपने एक मॉडल बना लिया। जैसे मैं एक प्लेन, आपको प्लेन डिजाइन करना है, तो आप क्या करेंगे, सीधा प्लेन बनाने तो नहीं जाएंगे, आप क्या करेंगे, पहले उसका एक मॉडल बनाएंगे, देखेंगे कि सारी चीजें सही हो रही है कि नहीं हो रही है। यदि वो मॉडल सही तरीके से वर्क किया छोटे लेवल पे, तो आपका बड़ा जो चीज है वो एकदम सही चलेगा। इसके बाद क्या आता है, एक प्रकार का प्रोटोटाइप भी आता है। प्रोटोटाइप मतलब एकदम सही चीज। तो ऐसे ही क्या होता है, मॉडल क्या होता है, एक प्रकार से क्या है, A model is a theory proposed to explain observable phenomena। एक मॉडल लेंगे आप कि यहाँ पे ऐसा हो रहा है तो उसको हम समझा, इस जगह में ऐसा हो रहा है तो इसको देख के आप उसको समझ सकते हैं कि वहां पे भी ऐसा हो रहा होगा। तो ये तीन जो वर्ड्स आते हैं ये आते हैं क्योंकि आपको इनका डेफिनेशन पूछ सकता है कि क्या है। तो अभी आप समझ गए तो डेफिनेशन नोट तो कर ही सकते हैं आप पॉज करके कभी भी, या आप मन से बना के लिखिए। रिलेशन अमंग फिजिक्स, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। ये भी एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कि क्या रिलेशन है फिजिक्स, टेक्नोलॉजी और सोसाइटी के बीच में। तो पहले मैं आपको सिंपल शब्दों में बताता हूं। फिजिक्स से हमें नॉलेज मिली, नॉलेज से हम टेक्नोलॉजी बनाए। थर्मोडायनेमिक्स पढ़े तो हमें पता चला स्टीम इंजन के बारे में, हीट इंजन बनाया हमने पहले, कि इंजन बनाया हमने। अब जब हमने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ के इंजन बना लिया तो इंजन से हमने क्या करी, गाड़ी बना ली। गाड़ी से हम घूमने लग गए, टेक्नोलॉजी मिल गई भाई, हमको कहीं भी जा सकते हैं। पहले 1 घंटा लगता था पैदल चल के जाने में, अब गाड़ी चला के जाओ, साए से पहुंच जाओ तुरंत। तो टेक्नोलॉजी हुई। अब टेक्नोलॉजी इंक्रीज हुई तो टेक्नोलॉजी से सोसाइटी में फर्क पड़ा, क्योंकि अब सब घूमने लग गए, किसी को कोई टेंशन नहीं कहीं जाने का, तो सोसाइटी डेवलप हुई। तो तीनों का रिलेशन है। फिजिक्स से नॉलेज मिला, नॉलेज से आपने टेक्नोलॉजी बढ़ाई, आपने खाना पकाने के लिए माइक्रोवेव बना लिया तो आपको आग लगाने की जरूरत नहीं है। अब सबके पास बिजली, सब माइक्रोवेव से खाना पका सकते हैं, या गैस, ठीक है। बट फिर भी आप फिजिक्स पढ़ा, आपको नॉलेज मिली, अब उससे इनोवेट किए, नई नई चीजें बनाए। वो नई नई चीजें आपको जीने में आराम देने, मतलब जिंदगी जीने में आपको वो आराम देने लग गई। तो इससे क्या हुआ, आपकी सोसाइटी डेवलप हुई। तो तीनों का यहाँ पे क्या है, रिलेशन देखते हैं। और ये आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन में पूछ सकता है पहले चैप्टर में, क्योंकि यही है शुरुआत इसकी। देखते हैं, द एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज फॉर प्रैक्टिकल पर्पस इन वेरियस। फर्स्ट वाला जो पैराग्राफ है वो आपको टेक्नोलॉजी का डेफिनेशन देगा, और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पूछेगा तो आप डेफिनेशन लिख सकते हैं। क्या बोल रहा है, द एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, जो हमारे पास ज्ञान है उसको हम कैसे अप्लाई करते हैं।
प्रैक्टिकल पर्पस के लिए, कोई भी चीज आप काम कर रहे हैं प्रैक्टिकली उसके लिए, इन वेरियस फील्ड्स ऑफ स्पेशलाइजेशन, अलग अलग फील्ड के स्पेशलाइजेशन में, ठीक है, टू इन्वेंट यूजफुल थिंग्स और टू सॉल्व प्रॉब्लम इज नोन एज टेक्नोलॉजी। मतलब आपके पास जो ज्ञान है उसको आप लगा रहे हैं कोई प्रैक्टिकल काम करने के लिए, अलग अलग फील्ड में, जहां पे फील्ड में क्या है, स्पेशलाइजेशन है, किसके लिए, टू इन्वेंट यूजफुल थिंग्स, एक नई चीज इन्वेंट करने के लिए या प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, इसी को हम क्या बोलते हैं, टेक्नोलॉजी बोलते हैं। आगे देखते हैं, दस वी कैन सी दैट फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी आर इंटरडिपेंडेंट। ऑब्वियस ही बात है, फिजिक्स और टेक्नोलॉजी क्या है, इंटरडिपेंडेंट है, क्योंकि आपके पास नॉलेज ही नहीं रहेगा तो आप टेक्नोलॉजी कैसे डेवलप करेंगे, ठीक है, टू ईच अदर। ऑल्सो फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी बोथ कैन अफेक्ट आवर सोसाइटी डायरेक्ट और इनडायरेक्टली। फिजिक्स और टेक्नोलॉजी हमारे सोसाइटी को इफेक्ट करते हैं। इसका एक सबसे बढ़िया एग्जांपल क्या होता है, न्यूक्लियर बॉम्ब्स के बारे में, न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हमने बनाए, क्या मस्त बिजली जनरेट होने लग गई, उससे एनर्जी मिलने लग गई, मगर उसी का नुकसान क्या हुआ, न्यूक्लियर बम भी बन गए। अब न्यूक्लियर बम से हम क्या कर सकते हैं, एक दूसरे को तबाह कर सकते हैं। अब ये यूक्रेन और रशिया का चल ही रहा है, तो वैसे ही क्या होगा, फायदा भी है नुकसान भी है, तो डायरेक्ट और इफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसका कुछ एग्जाम्पल देखें, तो मैं ऐसे शॉर्ट फॉर्म में रखा हूं जिससे आप क्या कर सकते हैं, इसको वर्ड्स बना के लिख सकते हैं। थर्मोडायनेमिक्स, हीट इंजन। थर्मोडायनेमिक्स के बारे में हमने पढ़ा, हीट के बारे में पढ़ा। हमने ये देखी कि हम फ्यूल से, पेट्रोल से हीट जनरेट कर सकते हैं, वो हीट से हम पिस्टन मूव करेंगे और उससे हमारी गाड़ी चलने लग जाएगी, तो इंजन बना। इंजन से क्या हुआ भाई, घूमने लग गए हम इधर उधर, दूर दूर की चीजें हमारे लिए पास हो गई, तो हमारी सोसाइटी डेवलप हुई। अब इसका एक और एग्जांपल होता है स्टीम इंजन। स्टीम इंजन से क्या बनी, पहले वाली रेलगाड़ी बनी, वेसिकल्स बने भाप से चलाने वाले। उससे क्या हुआ, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया इंग्लैंड में, हर चीज मूव होने लग गई, प्रोडक्ट दूर दूर से आने लग गया, रॉ मटेरियल मिलने लग गया, तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो गया। लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, पहले हमने इलेक्ट्रिसिटी के बारे में समझा, फिर मैग्नेटिज्म के बारे में समझा, फिर दोनों को मिला दिया, तो उससे क्या मिला हमें, वायरलेस कम्युनिकेशन। इसका मतलब जितने भी फोन्स हैं सब वेव्स पे वर्क करते हैं, ईएम वेव्स पे, फोन हो गए, लैपटॉप्स हो गए, जितने भी सिग्नल्स हैं। तो आप देखिए आज के डेट में कितनी इंफॉर्मेशन है हमारे पास, जब इसका मतलब फिजिक्स से यदि इसका नॉलेज नहीं आ रहा था, तो आज हम अपने कंप्यूटर में बैठ के सारी चीजें कर तो नहीं सकते बिल्कुल। तो कम्युनिकेशन, होल वर्ल्ड इनटू स्मॉल विलेज, तो इससे फायदा क्या हुआ कि पूरी दुनिया एक छोटे से गांव की तरह बन गई। पहले आपको किसी चीज को बताना है किसी दूसरे इंसान को दूसरे वर्ल्ड में, तो आपको उसको चिट्ठी लिखना पड़ता, और वो भी पता नहीं कब पहुंचती। अपने देश में ही भले चिट्ठी पहुंच जाती तो ही बहुत बड़ी बात होती, दूसरे देश तक जाने के लिए तो बात ही छोड़ दो। अब आज के डेट में आपको किसी से यूएस में किसी से बात करनी, तुरंत फोन उठाए लगाएंगे, उससे बात होने लग जाएगी। मतलब पूरी दुनिया एक छोटे से गाँव जैसी बन गई इसकी मदद से। न्यूक्लियर एनर्जी, तो बिल्कुल न्यूक्लियर एनर्जी का पॉजिटिव इफेक्ट और नेगेटिव इफेक्ट आया। पॉजिटिव इफेक्ट मतलब क्या, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बने, फुल एनर्जी मिलने लग गई हमें, और नेगेटिव इफेक्ट क्या, न्यूक्लियर बॉम्ब्स, जापान देख सकते हैं आप, हिरोशिमा नागासाकी। तो फायदा भी हुआ, नुकसान भी हुआ, और हमारी सोसाइटी को बहुत क्या हुआ, इफेक्ट हुआ। अब आई थिंक आप इससे बढ़िया आंसर बना सकते हैं लिखने के लिए। आगे देखते हैं, अब यहां पे क्या आते हैं, टेबल्स आते हैं। टेबल में टेक्नोलॉजी रहेगी, सोसाइटी रहेगी, ऐसे टेबल्स आपकी फिजिक्स के एनसीईआरटी बुक में रहते हैं। और यहां से आपको ये चीज बहुत पूछता है कि कौन सी चीज किससे, कौन से फिनोमिना पे वर्क करती है, कौन से साइंटिस्ट ने क्या चीज इन्वेंट करी, इससे क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं। तो जितनों के बारे में मैं आपको स्टोरी बता सकता हूं, क्योंकि क्या है, बहुत जैसे मेरे को बहुत सारे साइंटिस्ट लोग के नाम याद रहते हैं और उनके फिनोमिना क्या है याद रहते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि मैं एक एक, जैसे फैराडे के बारे में मैंने एक पूरा चैप्टर पढ़ा है, तो मैं उसका नाम तो कभी भूल नहीं सकता, उसने क्या दी, इक्वेशन दी। तो ऐसे ही, तो अभी आप जब पहली बार पढ़ेंगे तो आपको याद करना मुश्किल होगा, बट इसका कैसे याद रख सकते हैं इसको आप, यदि आप उसके पीछे की स्टोरी जानते हैं थोड़ी सी भी, तो आप उस साइंटिस्ट का नाम नहीं भूलेंगे। यदि आप उस साइंटिस्ट के काम को जानते हैं कि भाई ये तो इतना खतरनाक काम किया, इससे ये आया, फैराडे के कारण बिजली जनरेट हुई, ऑल्टरनेटिंग करंट आया जो हमारे घर में आ रहा है, तो आपको उसके बारे में याद रहेगा। तो जितना हो सकता है उतने को मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, जितने होंगे। जैसे कुछ हैं जो मेरे को नहीं पता, जैसे कॉस्मिक रेडिएशन के बारे में कुछ साइंटिस्ट लोगों ने दिया है, हमारी लिस्ट में आएगा नाम, तो कॉस्मिक रेडिएशन के बारे में तो हम ना ही 11th में पढ़ेंगे ना ही 12th में पढ़ेंगे, बट कुछ चीजों के बारे में मैं आपको मार्क करूंगा जो आपका होमवर्क रहेगा। सब नहीं, बहुत कुछ, 2-3 साइंटिस्ट के नाम जिसके बारे में आप जाके देखेंगे तो आपको क्या होगा, और नॉलेज मिलेगी और मजा आएगा। तो देखते हैं सम एग्जांपल्स इलस्ट्रेटिंग, जो हमें शो करेगा रिलेशनशिप बिटवीन टेक्नोलॉजी और फिजिक्स के बारे में। कुछ एग्जांपल्स जो हमें टेक्नोलॉजी और फिजिक्स के बारे में मिलेंगे, ठीक है। तो देखते हैं फर्स्ट वाला टेबल। ये टेबल आपकी एनसीईआरटी बुक में रहता है, और ये टेबल क्या रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि क्या होगा, इससे आपको बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। ब्राइटनेस को थोड़ा सा कम करते हैं ताकि आपको ये टेबल दिख पाए अच्छे से, ओके।
तो अब देखते हैं सबसे पहला वाला फर्स्ट, जितना हो सके मैं आपको सबके ऊपर की स्टोरी बताऊंगा पीछे हल्की हल्की जल्दी से, ताकि आपको सारी चीजें भूले ना आप। सबसे पहला क्या है, स्टीम इंजन। फर्स्ट आता है हमारा स्टीम इंजन के बारे में। तो स्टीम इंजन क्या है, एक प्रकार से क्या चलता है, वो स्टीम भाप गर्मी से चलता है। गर्मी हीट के बारे में हम किस में पढ़ते हैं, थर्मोडायनेमिक्स में। तो ये किससे रिलेटेड होगा, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से। स्टीम मतलब भाप, हीट के बारे में जहां भी आपने पढ़ना शुरू किया मतलब वो पूरा थर्मोडायनेमिक्स है, हीट एनर्जी के बारे में। तो स्टीम इंजन किससे बनता है, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से। न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में बात करें तो न्यूक्लियर रिएक्टर क्या होता है, कौन सी साइंटिफिक प्रिंसिपल पे बेस्ड है, वो कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिजन पे। अब न्यूक्लियर रिएक्टर से आपके दिमाग में ये बात आनी चाहिए कि न्यूक्लियर रिएक्टर क्या होते हैं, दो प्रकार से बनते हैं, एक बिजली पैदा करने के लिए, दूसरा बम बनाने के लिए। ठीक है, तो अब जो न्यूक्लियर रिएक्शन होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है न्यूक्लियर फिजन, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, जो हमारे टेक्नोलॉजी में यूज हो रहा है, जो घर में बिजली पैदा करने के काम आता है। फिजन का मतलब क्या होता है, भागों में तोड़ना। इसका मतलब एक न्यूट्रॉन यूज करते हैं हम, एक यूरेनियम को हिट करते हैं तो वो क्या होता है, बेरियम और थोरियम में टूटता है और बहुत सारी एनर्जी देता है। ये होता है फिजन, बांटना। एक होता है फ्यूजन, जो सन में होता है। जितने भी स्टार है सब में न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, दो हाइड्रोजन मिलकर एक हीलियम बनते हैं और भयंकर सारी एनर्जी देते हैं। तो न्यूक्लियर रिएक्टर किस पे बेस्ड होगा, कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिजन। फिजन मतलब बांटना और कंट्रोल्ड का मतलब ये होता है कि कंट्रोल्ड वे में, क्योंकि इतना तेजी से प्रोसेस होता है कि ब्लास्ट हो सकता है बहुत बड़ा, चेरनोबिल आप देख सकते हैं, मतलब बहुत बड़ा न्यूक्लियर यहाँ पे खतरा भी हो सकता है। सेकंड, रेडियो एंड टेलीविजन। थर्ड आता है हमारा, तो किस पे होगा, जनरल प्रोपोगेशन डिटेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। जितने भी रेडियोज होते हैं, टीवी होते हैं, सेल फोन्स होते हैं, जितना भी सिग्नल आया कहीं भी, वो सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पे डिपेंड करता है। लाइट भी क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो एक पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का स्पेक्ट्रम होता है। बहुत सारी वेव्स के बारे में आपने सुना होगा। रेडियो वेव्स जो हमारे पूरे सेल फोन्स में काम आती है, फोन्स में काम आती है, जितनी भी सिग्नल्स हमें भेजते हैं हम पूरी अपनी टेक्नोलॉजी में, वो रेडियो वेव्स होती है। उसके बाद कौन आती है, इंफ्रारेड। इंफ्रारेड हीट वेव्स होती है। ठीक है, उसके बाद आती है विजिबल लाइट। विजिबल लाइट एक ईएम स्पेक्ट्रम का पार्ट है जो हम अपने आंखों से देख सकते हैं। अल्ट्रावायलेट रेज जो सोनार में यूज होती है, जिससे हम गहराई पता लगाते हैं। फिर उसके बाद आती है इंफ्रारेड, फिर गामा रेज आती है। गामा रेज किससे निकलती है, बहुत सारे स्टार से निकलती है। अल्ट्रावायलेट रेज को हमें ओजोन प्रोटेक्ट भी करती है। तो रेडियो और टेलीविजन, जब भी वेव्स के बारे में आपने सुना तो जनरेशन, पैदा करना उस वेव को एक जगह में, कैसे पैदा होती है वो, जब भी एक इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट कर दिया तो ईएम वेव पैदा होती है। प्रोपोगेशन मतलब ट्रांसमिट करना, अपने सिग्नल को भेजना। डिटेक्शन, डिटेक्ट करना, जैसे हम कान से सुनते हैं तो वो एक प्रकार का डिटेक्शन है। एंड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो अब ने देखा रेडियो, टीवी, सिग्नल्स के बारे में जब भी आया आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। कंप्यूटर, नेक्स्ट आता है हमारा कंप्यूटर। तो कंप्यूटर किस पे वर्क करता है, डिजिटल लॉजिक। डिजिटल लॉजिक में हम क्या पढ़ते हैं, बाइनरी लैंग्वेज के बारे में। 0-1 जो लैंग्वेज होती है वो सब पे कंप्यूटर वर्क करता है। तो कंप्यूटर वो 0-1 लैंग्वेज की स्टडी को ही हम क्या बोलते हैं, डिजिटल पढ़ना बोलते हैं। तो यही क्या होगा, डिजिटल लॉजिक। ऐसे आप सबके बारे में थोड़ी थोड़ी स्टोरी याद रखेंगे तो आप नहीं भूलेंगे। फिर लेजर्स के बारे में, तो लेजर्स में हम एकदम लाइट बीम को, लेजर लाइट बचपन में सबने खेली होगी। तो लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलस एमिशन ऑफ रेडिएशन। तो अब लेजर्स के बारे में कैसे याद रख सकते हैं कि रेडिएशन फोकस करके किसी भी जगह में क्या करना, भेजना, पॉइंट आउट करना। प्रोडक्शन ऑफ अल्ट्रा हाई मैग्नेटिक फील्ड्स, जैसे ये आया एक अल्ट्रा हाई मैग्नेटिक फील्ड्स, सुपर कंडक्टिविटी। तो ये किससे होता है, सुपर कंडक्टिविटी से। अब इसके बारे में मेरे को भी उतना नॉलेज नहीं है, बट अब इसके बारे में क्या कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं कि क्या है सुपर कंडक्टिविटी। तो ऐसे क्या होगा, आपको और इंफॉर्मेशन मिलेगी बहुत सारी चीजों के बारे में, तो आपको मैं बता दूंगा। रॉकेट प्रपोल्शन, रॉकेट कैसे उड़ता है, नीचे अपनी गैस मारता है तो उसको एक थर्ड लॉ के कारण एक फोर्स मिलती है। तो ऑब्वियसली बात है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पे वर्क करता है रॉकेट। इलेक्ट्रिक जनरेटर, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडे लॉ, फैराडे बहुत बड़ा काम किया इन्होंने, जो हमें ऑल्टरनेटिंग करंट मिला तभी हमारे घर में बिजली आ रही है। और क्या है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, कि यदि आप मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेंगे तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी। मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ आप चेंज करते रहेंगे तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी। ये फैराडे ने क्या दी थी, लॉ दी थी, जो बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में क्या होता है, वो पानी की एनर्जी यूज करता है। पानी ऊपर से आता है और टरबाइन की चक्री को घुमा के चले जाता है। तो वो जब उसका ब्लेड घूमने लग जाता है तो उससे जनरेटर चलता है और बिजली पैदा होने लग जाती है। अब पानी ऊपर से आ रहा है तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी है, इसी को बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो कन्वर्जन ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी।
ग्रेविटेशनल एनर्जी ऊंचाई से आ रहा है तो उसके पास एनर्जी रहेगी, वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी, मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। आगे देखते हैं एरोप्लेन्स। तो एरोप्लेन्स किस पे वर्क करते हैं? बर्नौलीज प्रिंसिपल ऑफ फ्लूइड डायनामिक्स। एरोप्लेन्स कैसे वर्क करते हैं? उनका ऐसे शेप रहता है, ऊपर से वो क्या होती है, उसमें पूरा वेलोसिटी और प्रेशर का डिफरेंस रहता है। ऊपर से हवा क्या होती है? जल्दी पास होती है, प्लेन का शेप ऐसा रहता है, और प्लेन के नीचे हवा धीरे धीरे पास होती है, रुकती है हवा। ऐसा प्लेन को बनाया जाता है, उसका एरोडायनामिक डिजाइन ही ऐसा होता है। तो जब ऊपर से हवा जल्दी पास होती है तो ऊपर में प्रेशर कम रहता है, नीचे हवा रुकती है तो नीचे प्रेशर ज्यादा रहता है, इसी के कारण प्लेन को क्या मिलती है? लिफ्ट मिलती है। तो ये प्रिंसिपल वेलोसिटी और प्रेशर का रिलेशन कौन बताता है? बर्नौलीज प्रिंसिपल बताता है फ्लूइड मैकेनिक्स में, तो उस पर वर्क करता है वो। पार्टिकल एक्सेलरेटर, तो पार्टिकल्स को हम कैसे एक्सेलरेट करते हैं? इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स को, ये सब चीजों को कैसे एक्सेलरेट करते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की मदद से। इलेक्ट्रिक फील्ड में पार्टिकल मूव करेगा और मैग्नेटिक फील्ड उसको गोल गोल घुमाने के काम करेगी। तो मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, तो यहां पे भी क्या आएगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, या साइक्लोट्रॉन भी आप बोल सकते हैं, जो पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करता है। या आप याद रख सकते हैं न्यूज लार्ज हाइड्रोन कोलाइडर, वो क्या है? एक पार्टिकल एक्सेलरेटर ही तो है, जो हर पार्टिकल्स को क्या करता है? एक्सेलरेट करता है। आगे देखते हैं सोनार। सोनार से आपको तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि सोनार क्या चीज के लिए? अल्ट्रा वायलेट रेस को हम क्या करते हैं? यूज करते हैं। सबमरीन यूज करती है सोनार गहराई नापने के लिए। एनिमी कोई शिप है कि नहीं, सोनार उसी से यूज होता है। तो ये क्या है? अल्ट्रा वायलेट रेस का क्या है? एप्लीकेशन है सोनार। ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर आजकल हमारे घर में, जैसे आपके घर में वाईफाई अभी लगा होगा तो वो ऑप्टिकल फाइबर का होगा। पहले वायर्स वाले वाईफाई लगते थे, जैसे मेरे घर में भी अभी वाईफाई है तो ऑप्टिकल फाइबर वाला है। ऑप्टिकल फाइबर में क्या होता है? ऐसा पाइप रहेगा। देखिए आप कभी भी जब आपके घर में वाईफाई लग रहा होगा तो आप देखे होंगे वो एक हल्का सा कांच होगा उसके वायर के अंदर, तार वार नहीं रहता उसमें, लाइट आती है उसमें ऐसे ऐसे करके, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे वो क्या करती है? वर्क करती है, अंदर ही अंदर रिफ्लेक्ट होकर चलती है। बहुत स्पीड रहती है ऑप्टिकल फाइबर की। तो आजकल के वाईफाई की इसलिए बहुत स्पीड है। तो ऑप्टिकल फाइबर्स किस पे वर्क करते हैं? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। वो लाइट के प्रिंसिपल पे क्या करते हैं? वर्क करते हैं। पाइप के अंदर जो, अब देखना कभी अपने तार को वाईफाई का, मगर याद रखिएगा उसको कभी भी निकालना मत, क्योंकि यदि आप जैसे नॉर्मल तार को तो आप ऐसे ऐसे करके जोड़ सकते हैं, ऑप्टिकल फाइबर के तार को आप नहीं जोड़ सकते भाई। उसको यदि वो बॉक्स से निकल गया तो आपको उसको बुलाना पड़ेगा भाई कि इसको जोड़ करके। तो यही चीज क्या है? फर्क है ऑप्टिकल फाइबर्स का। नॉन रिफ्लेक्टिव कोटिंग, थिन फिल्म ऑप्टिकल इंटरफेस। अब जैसे ये भी एक नई चीज है तो इसको आप सर्च कर सकते हैं। आगे देखते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन और माइक्रोस्कोप है, तो इलेक्ट्रॉन की मदद से माइक्रोस्कोप क्या करता है? छोटी छोटी चीजों को देखता है। तो यहां पे वही करेंगे हम। वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स क्या है? बहुत छोटे पार्टिकल है, तो उसको हम क्वांटम पार्टिकल भी बोल सकते हैं। और जितने भी क्वांटम पार्टिकल्स होते हैं उनको हम पार्टिकल बोल रहे हैं, मगर वो नॉर्मल पार्टिकल नहीं होते। जो हम एक कण होता है हमारा, जो पार्टिकल होता है, वैसे पार्टिकल्स नहीं होते। क्वांटम पार्टिकल्स एकदम अलग होते हैं, वो पूरा वेव जैसा ही नेचर बिहेव करते हैं। मतलब यदि वो चलना चालू किया तो इसका मतलब होगा कि वेव मूव कर रही है, तो इसलिए वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहां पे लिखा हुआ है। फोटोसेल, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये क्या है? हमारा एक प्रकार का सोलार पैनल। सोलार पैनल में आप रख दें, यदि उसमें एक लाइट का एक फोटोन आके गिरेगा सन से, जो फोटॉन्स रहता है, तो उससे क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स निकलने लग जाते हैं और करंट जनरेट होता है। तो वही क्या है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यही आइंस्टाइन ने दिया था। फ्यूजन टेस्ट रिएक्टर, टोलमार्क, मैग्नेटिक कन्फाइनमेंट ऑफ प्लाज्मा। अब क्या होता है? बहुत सारे ऐसे ऐसे पार्टिकल्स हम आजकल बनाने लग गए हैं, एंटी मैटर बनाने लग गए, बहुत सारी चीज। जैसे हम एंटी मैटर को कुछ प्रोड्यूस कर सकते हैं। एंटी मैटर क्या होता है कि एक इतना सा एंटी मैटर रहेगा और उसके पास हम मैटर को रख दिए, दोनों मिलेंगे तो दोनों एक दूसरे को एनाइलेट कर देते हैं, कुछ नहीं बचता है। तो मैटर और एंटी मैटर और मैटर मिले तो दोनों एक दूसरे को एनाइलेट कर देते हैं, कुछ नहीं बचता है। तो अब इतनी खतरनाक चीज है एंटी मैटर, उसको रखेंगे हम किसमें? जिस कंटेनर में रखेंगे वो उस कंटेनर के मास के मिलके एनाइलेट कर देगा। तो जब एक ऐसी चीज होती है, हाई एनर्जी पार्टिकल्स होते हैं जिसको हम कहीं रख नहीं सकते, कोई भी कंटेनर में रखेंगे तो वो कंटेनर को डिस्ट्रॉय कर देगा। तो ऐसी चीजों को हम किसमें रखते हैं? मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ऐसी रहती है ना कि वो उसको अंदर ही पकड़ के रखती है एक जगह में। तो फ्यूजन टेस्ट रिएक्टर, मैग्नेटिक कन्फाइनमेंट ऑफ प्लाज्मा। जब भी कोई बहुत खतरनाक चीज होती है जिसको हम किसी भी कंटेनर में नहीं रख सकते, तो एक मैग्नेटिक फील्ड में उसको रखते हैं। मैग्नेटिक बॉटल जिसको हम बोलते हैं, बहुत यूजफुल रहती है खतरनाक चीजों को रखने के लिए। जायंट मैटर वेव रेडियो टेलीस्कोप, डिटेक्शन ऑफ कॉस्मिक रेडियो वेव्स। अब यहां पे लिखा हुआ है रेडियो टेलीस्कोप जायंट मीटर वेव, तो ये क्या है? कॉस्मिक रेडियो वेव्स को डिटरमाइन करने के लिए। बहुत सारे न्यूट्रॉन स्टार्स रहते हैं जो क्या करते हैं? रेडियो वेव्स एमिट करते रहते हैं। अर्थ में कोई सुनेगा तो बोलेगा अरे यार कोई एलियन सिग्नल भेज रहा है क्या? नहीं,
न्यूट्रॉन स्टार ही रेडियो वेव्स भेजते रहते हैं जो अर्थ में आते रहती है। तो वही कॉस्मिक मतलब यूनिवर्स लेवल से जो सिग्नल आ रहे हैं उसका मतलब। इसके बारे में तो हम नहीं पढ़ते हैं, इसलिए इसके बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं होगी। बोस आइंस्टाइन कंडेंस स्टेट, बोस आइंस्टाइन कंडेंस स्टेट क्या है? एक फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर है, सॉलिड लिक्विड गैस। फोर्थ आता है प्लाज्मा, प्लाज्मा के बाद आता है एक बोस आइंस्टाइन कंडेंस स्टेट। नहीं पता क्या है, बहुत खतरनाक चीज है। ट्रैपिंग एंड कूलिंग ऑफ एटम्स बाय लेजर बीम्स इन मैग्नेटिक फील्ड। तो ये एक फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर है, बोस आइंस्टाइन कंडेंस स्टेट। आगे देखते हैं। अब इसी से क्या पूछता है, कुछ क्वेश्चन पूछता है, देखते हैं इसके बारे में। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। अब क्या बोल रहा है? रेडियो और टेलीविजन वेव्स के बारे में बोल रहा है। अब रेडियो और टेलीविजन वेव्स किस पे बेस्ड है बोल रहा है, तो आप देख सकते हैं सारे ऑप्शन से क्या हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगी पूरी चीज। हल्का सा ब्राइटनेस बढ़ा देते हैं। अब ऑप्शन से हम देख सकते हैं किस पे बेस्ड होगा। पहला वाला ऑप्शन क्या बोल रहा है? इनवर्स स्क्वायर लॉ पे। इनवर्स स्क्वायर लॉ वो भी चार्जेस के लिए बोल रहा है। तो ये क्या होती है? तो कूलम्स लॉ रहती है चार्जेस के लिए, कि चार्जेस कितनी एक दूसरे को अट्रैक्शन फोर्स देंगे और रिपल्शन फोर्स देंगे। तो पहला वाला नहीं होगा। दूसरा क्या बोल रहा है? प्रोडक्शन, प्रोपोगेशन एंड रिसेप्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। हाँ, ये क्या हो सकता है? हमारा आंसर हो सकता है बी वाला, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से ही क्या चलता है? रेडियो और टेलीविजन चलता है हमारा। अगला ऑप्शन देखें, डिजिटल लॉजिक। तो नहीं, तो ये तो कंप्यूटर्स के लिए यूज होता है, रीड करने के लिए, बाइनरी लैंग्वेज। और उसके बाद मैकेनिक्स। मैकेनिक्स किस पे वर्क करता है? पूरा फोर्स पे, इनर्शिया पे, उस पे वर्क करता है। तो सही आंसर क्या होगा? हमारा बी होगा यहाँ पे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पे क्या होती है? पूरी चीज चलती है। टीवी रेडियो किस पे बेस्ड रहता है? पूरे सिग्नल्स पे बेस्ड रहता है, और जितने भी सिग्नल होंगे वो सब क्या होंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होंगे। डिस्टर्बेंस स्पेस में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का। फिर आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। नेम द साइंटिफिक प्रिंसिपल बिहाइंड द टेक्नोलॉजी न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर के पीछे कौन सी टेक्नोलॉजी रहती है? साइंटिफिक प्रिंसिपल क्या रहता है? तो हम जानते हैं जो न्यूक्लियर रिएक्टर हम चलाते हैं अपने प्लांट्स में बिजली पैदा करने के लिए, वो क्या होता है? न्यूक्लियर फिजन का होता है, और उसको कंट्रोल्ड वे में हम चलाते हैं ताकि ब्लास्ट ना हो। तो कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिजन। सन में जो न्यूक्लियर रिएक्शन होता है वो फ्यूजन होता है, दो चीज जुड़ के उसमें एक बड़ी चीज बनती है, हैवी एलिमेंट बनता है। तो सन वाला क्या रहता है? न्यूक्लियर फ्यूजन रहता है। तो यहां पे क्या होगा? न्यूक्लियर फिजन, और उसको हम क्या करते हैं? कंट्रोल्ड वे में चलाते हैं ताकि ब्लास्ट ना हो जाए और रेडिएशन का खतरा ना रहे। तो क्या होगा? कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिजन इज द साइंटिफिक प्रिंसिपल बिहाइंड द टेक्नोलॉजी ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर। ये क्या हो जाएगा? हमारा आंसर। तो ऐसे शॉर्ट क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। ठीक है, अब देखते हैं हम कुछ फिजिसिस्ट का नाम और उन्होंने कंट्रीब्यूशन क्या किया, क्योंकि इसका भी क्वेश्चन आपको क्या पूछ सकता है? मल्टीपल चॉइस में पूछ सकता है। सम फिजिसिस्ट विद देयर ग्रेट कंट्रीब्यूशन टू द फिजिक्स। कुछ फिजिसिस्ट का नाम जिन्होंने क्या किया? अपना बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया फिजिक्स में। ओके, तो इसकी भी ऐसे क्या रहती है? लिस्ट रहती है आपकी, कौन सी? एनसीईआरटी बुक में। तो मैं आपको सबके बारे में थोड़ा थोड़ा बताता हूं ताकि क्या रहे, सब याद रहे। फर्स्ट आता है क्या? हमारा आर्किमिडीज। तो हम बोलते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या बताता है? आर्किमिडीज प्रिंसिपल हमेशा उन चीजों के ऊपर लगता है जो चीजें तैरती है। इसका मतलब कोई हवा में बलून उड़ रहा है, बुओयंसी फोर्स के ऊपर रहता है। जब आप पानी में तैरते हैं तो आप क्या करते हैं? मतलब प्रिंसिपल क्या है उसके बिहाइंड का, कि यदि आप अपने हाथ से अपने वजन जितना पानी को हटाएंगे, वाटर को डिस्प्लेस करेंगे, तो वाटर क्या देगा? आपको एक बुओयंट फोर्स देगा, ऊपर की तरफ वाटर आपको ढकेलेगा, तभी आप क्या कर पाएंगे? तैर पाएंगे। बैलून्स भी जो एयर में उड़ते हैं उनका वैसा रहता है, मतलब इतना बड़ा शेप रहता है कि उसको क्या मिले? बुओयंट फोर्स मिले। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल किस पे बेस्ड रहता है? तैरने के प्रिंसिपल पे, कि कोई भी चीज कैसे फ्लोट करती है पानी में। तो वो क्या होगा? प्रिंसिपल ऑफ बुओयंसी बोलते हैं उसको। बुओयंसी क्या होती है? जो एक फोर्स मिलती है आपको, यदि आप पानी में अपने जितना वजन हटाएंगे अपने हाथों से, तो आपको जो पानी फोर्स देगा तैरने के लिए नीचे से, एफबी फोर्स देगा, उसको हम क्या बोलते हैं? बुओयंसी फोर्स बोलते हैं। तो यही है प्रिंसिपल ऑफ बुओयंसी। और उन्होंने क्या दिया? प्रिंसिपल ऑफ लीवर दिया, कि लीवर से हम क्या कर सकते हैं? बड़े से बड़ी भारी लोड उठा सकते हैं, तो उसके बारे में। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है? गैलीलियो। तो गैलीलियो का क्या था? सबसे उन्होंने क्या दिया था? लॉ ऑफ इनर्शिया के बारे में, कि कोई भी चीज रुकी हुई है उसको एकदम अच्छे से किसने दिया? न्यूटन्स लॉ ऑफ इनर्शिया ने क्या किया? और अच्छे से उसको एलॉबरेट किया कि क्या जो भी कोई चीज रुकी हुई है तो वो रुकी हुई रहेगी, कोई चीज चल रही तो वो चलते ही रहेगी। जिसके पास भी मास है उसके पास क्या रहेगी? इनर्शिया रहेगी। क्रिश्चियन ह्यूगेंस कहां पे यूज होता है? जहां पे भी वेव थ्योरी ऑफ लाइट आती है। आगे जाके आप 12th में पढ़ेंगे तो क्रिश्चियन ह्यूगेंस जब भी आपके नाम मतलब नाम आया तो आप समझ जाएंगे क्या है वो? वेव थ्योरी ऑफ लाइट के ऊपर है, कि लाइट क्या करती है? एक प्रकार से वेव जैसा भी बिहेव करती है और पार्टिकल जैसा भी बिहेव करती है। सेकंड लेक्चर में हम इसी के बारे में देखेंगे पूरा। फिर उसके बाद आइजैक न्यूटन। तो न्यूटन तो एकदम फेमस नाम है, आप इसके बारे में कभी भूल ही नहीं सकते। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पूरी उन्हीं की है, ग्रेविटी के बारे में उनसे ही पता चला हमें। एप्पल वाली कहानी सबको पता ही है। लॉज मोशन और रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, मतलब ये क्या है? न्यूटन का पूरा क्या था? काम था। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है माइकल फैराडे। माइकल फैराडे नाम सुनते हुए आपके दिमाग में आना चाहिए कि जो भी हमारे घर में बिजली आती है,
ऑल्टरनेटिंग जो करंट आता है हमारे घर में वो इन्हीं की देन है। क्यों? क्योंकि इनकी लॉ थी फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो क्या बोलती है कि यदि मैं मैग्नेटिक फील्ड में एक बंधे हुए तार के मतलब एक आर्मेचर को घुमाऊंगा तो उससे क्या होगी, बिजली पैदा होने लग जाएगी। मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में चेंज करूंगा टाइम के साथ तो क्या होगी, उससे इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगी या बिजली पैदा होगी। जो भी जनरेटर रहता है वो इसी प्रिंसिपल पे वर्क करता है, जो बिजली जनरेट करता है। तो हमारे घर में जो करंट आता है वो आपके दिमाग में आना चाहिए, और वो कौन से फिनोमेना पे बेस्ड है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं। इंडक्शन का मतलब करंट जनरेट करना होता है, और मैग्नेटिक फील्ड की मदद से इलेक्ट्रिक फील्ड हम यहाँ पे क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। फिर उसके बाद अगले आते हैं जेम्स क्लर्क मैक्सवेल। मैक्सवेल एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, बहुत खतरनाक मैथमेटिशियन थे। मतलब हर फील्ड में मैक्सवेल की कुछ ना कुछ इक्वेशन है ही। तो जेम्स जो मैक्सवेल का था, उनका मेन काम क्या था कि उन्होंने ही बताया कि जो लाइट है, लाइट का जो पार्टिकल होता है जिसको हम फोटॉन्स बोलते हैं, आइंस्टाइन ने बोला कि लाइट एक पार्टिकल है। ठीक है, हम पार्टिकल बोल रहे हैं मगर ये नॉर्मल पार्टिकल जैसा नहीं है, याद रखिएगा। जो हम एक कण ले उठा ले जमीन से, वैसा पार्टिकल नहीं है ये एक अलग ही प्रकार का क्वांटम पार्टिकल है। तो आइजैक न्यूटन ने बोला कि लाइट एक पार्टिकल है, और इन्होंने क्या बोला, मैक्सवेल ने, कि लाइट क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इसके बारे में आप 12th में समझेंगे कि ओरिजिनली वेव क्या होती है। देखा जाए वेव, तो वेव क्या होता है, एक डिस्ट्रीब्यूशन का ट्रेवल होता है। जैसे मैं अपने माउथ से बोला तो क्या होने लग गया, एयर में एक डिस्ट्रीब्यूशन ट्रेवल होने लग गया। तो ये क्या है, एक प्रकार की वेव है। जब डिस्ट्रीब्यूशन मतलब सही तरीके से बोला जाए तो एक प्रकार का डिस्टर्बेंस है ये। कोई भी डिस्टर्बेंस ट्रेवल हो रहा है किसी मीडियम में तो उसको हम बोलते हैं वेव। लाइट भी क्या है, एक प्रकार का डिस्टर्बेंस है, मगर इसको कोई मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती। वो स्पेस में ट्रेवल होता है ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में। मतलब एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट हो गई तो मैग्नेटिक फील्ड को बनाएगी, और ऐसे ही दोनों एक दूसरे को बनाते हुए क्या करेंगे, ट्रैवल करने लग जाएंगे। यही लाइट है। ये किसने बोला, मैक्सवेल ने बोला। तो मैक्सवेल ने बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरी दी थी कि लाइट क्या है, एक प्रकार से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट हो रही है, और ये क्या हो रहा है, एक प्रकार से डिस्टर्बेंस के फॉर्म में पूरे स्पेस में प्रोपोगेट कर रही है लाइट की स्पीड से। तो ये चीज आप कभी भूल नहीं सकते, क्योंकि मैक्सवेल का बहुत खतरनाक काम था। और जब आप 12th में जाएंगे तो ऑलरेडी नहीं भूल पाएंगे, क्योंकि इसके लिए क्या है, पूरा चैप्टर है वहां पे। फिर उसके बाद हर्ट्ज, हेनरिच रुडोल्फ हर्ट्ज। तो हर्ट्ज आपके दिमाग में आया, तो हर्ट्ज आपने नाम सुना तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कि हर्ट्ज किसकी भी यूनिट रहती है। हर्ट्ज यूनिट रहती है फ्रीक्वेंसी की। अब फ्रीक्वेंसी किसकी होती है, फ्रीक्वेंसी होती है किसी की भी वेव की। तो हर्ट्ज ने क्या किया था, मैक्सवेल ने बोला कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है। मतलब उन्होंने डिस्कवरी करी कि लाइट क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। बट उन्होंने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया, और उन्होंने मैथमेटिकली थ्योरेटिकल फॉर्म में दिया। हर्ट्ज ने क्या किया, ओरिजिनली प्रोड्यूस किया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मतलब जितने भी रेडियो के सिग्नल्स आ रहे हैं हमारे घर में, फोन के टावर्स, जितने भी सिग्नल्स आ रहे हैं पूरे वर्ल्ड में, सब क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है। तो मैक्सवेल ने क्या किया, इसका थ्योरेटिकल फॉर्म दिया, मैथमेटिकल वर्जन दिया। मगर जो हर्ट्ज थे, फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट होती है हर्ट्ज, इन्हीं के नाम पे, इन्होंने सबसे पहली बार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को जनरेट किया, मतलब पैदा किया, मैक्सवेल की थ्योरी को यूज करके। तो हर्ट्ज के नाम से आपको आ जाना चाहिए। वो कहां, उनका डेट ऑफ बर्थ क्या था, कंट्री ओरिजिन, ये कभी ज्यादा पूछता नहीं है। फिर उसके बाद जेसी बोस, इन्होंने भी क्या करी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही पैदा करी, बट अलग प्रकार की, अल्ट्रा शॉर्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मतलब इन्होंने भी क्या करी, एक प्रकार की वेव ही पैदा करी। रॉन्गटन का भी नाम बहुत फेमस रहता है, क्योंकि ये इन्होंने क्या किया था, सबसे पहले एक्सरेज का क्या किया था, डिस्कवर किया था। एक्सरे कहां यूज होती है, जब भी हमारी हड्डी टूट जाती है तो हम क्या करते हैं, एक्सरे को यूज करते हैं। ब्राइटनेस थोड़ा सा और कम कर देते हैं ताकि आपको सारी चीजें और अच्छे से दिखे। तो रॉन्गटन ने सबसे पहले क्या करी थी, एक्सरे को डिस्कवर किया था। जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं, फ्रैक्चर हो जाएगा आपको, तो वो एक्सरे करता है। और एक और इसके पीछे की कहानी की, उन्होंने सबसे पहला एक्सरे किसका किया था, अपने वाइफ के एक हैंड का एक्सरे किया था। तो उसकी एक फोटो भी आप नेट में जाके देखेंगे तो आपको दिख जाएगी। सबसे पहला एक्सरे उन्होंने अपने वाइफ के हैंड का ही किया था। तो रॉन्गटन ने क्या करी थी, एक्सरेज डिस्कवर की थी। फिर उसके बाद जेजे थॉमसन भी क्या है, एक फेमस नाम है। क्यों सबसे ज्यादा फेमस है, क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले क्या किया था, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करी थी। ऐसी जिन्होंने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करी, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब नाम क्या रहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो जेजे थॉमसन नाम भी आप कभी नहीं भूल सकते, क्योंकि उन्होंने ही सबसे पहले क्या किया था, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करी थी। फिर उसके बाद मैरी क्यूरी। ये मैरी क्यूरी से क्या पूछता है, क्वेश्चंस पूछता है, मल्टीपल चॉइस। इन्होंने क्या डिस्कवर किया था, तो इन्होंने क्या डिस्कवर किया था, रेडियम और पोलोनियम, स्टडीज ऑन नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। तो जनरली आपको पूछता है कि मैरी क्यूरी ने क्या डिस्कवर किया था, इसके पास हमारा इसके जैसा मतलब इसका एक क्वेश्चन भी है हमारे पास। तो याद रखिएगा, रेडियम और पोलोनियम क्या किया था, इन्होंने डिस्कवर किया था। फिर उसके बाद एल्बर्ट आइंस्टाइन, जो सबसे फेमस नाम है। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने तो बहुत सारी थ्योरी दी। सबसे पहली थ्योरी, नेक्स्ट लेक्चर के स्टार्टिंग में तो हम बात करेंगे एल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी के ऊपर, क्योंकि पूरा एक
पैराग्राफ रहता है हमारी टेक्स्ट बुक में कि उन्होंने क्या क्या चीज डिस्कवर करी। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपने 4 पेपर पब्लिश किए थे। एक में उन्होंने बोला कि लाइट एक पार्टिकल है, दूसरा उन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बताया। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मतलब क्या होता है, जो भी हमारे सोलार पैनल यूज करते हैं, एक मेटल में यदि एक लाइट की रे गिरेगी तो इलेक्ट्रॉन निकलने लग जाएगा, उसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो करने लग जाएगा। और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी कि स्पेस बैंड होता है, टाइम हर जगह सेम नहीं चलता है। अब यहाँ पे है अर्थ में टाइम अलग चलता है, आप ब्लैक होल के पास चले जाएंगे और कुछ देर वहां रुक जाएंगे तो अर्थ में 50 साल टाइम आगे हो जाएगा, मतलब टाइम हर जगह सेम नहीं चलता। जहां ग्रेविटी बहुत ज्यादा है वहां पे टाइम स्लो चलने लग जाएगा। तो ये चीज क्या दी, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने दी। और एक बोमियन मूवमेंट के बारे में भी इन्होंने दिया था, जिसके बारे में आप 11 के आखिरी के चैप्टर में तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। आगे देखते हैं अगले साइंटिस्ट। तो ऐसे आप सबके पीछे की कहानी याद रखेंगे तो आपको और अच्छे से याद हो जाएगा। जब आप पूरा 11 फिजिक्स पढ़ लेते हैं या 12 फिजिक्स पढ़ लेते हैं तो एट द लास्ट तो आपको सारे साइंटिस्ट के नाम बहुत अच्छे से याद रहेंगे, क्योंकि आप सबसे उनके वर्क को पूरा पढ़े होंगे, तो आप कभी उसके बारे में क्या हो सकते हैं, भूल ही नहीं सकते। ठीक है, अब उसके बाद विक्टर फ्रांसिस हेस, इन्होंने क्या करी, कॉस्मिक रेडिएशन के बारे में दिया। तो अब जैसे कॉस्मिक रेडिएशन के बारे में बोला, कॉस्मिक रेडिएशन के बारे में हम नहीं पढ़ेंगे, ना ही 11 में पढ़ेंगे ना ही 12 में पढ़ेंगे। रेस के बारे में हम पढ़ सकते हैं, बट कॉस्मिक रेडिएशन क्या होता है, जो पूरे यूनिवर्स का जो रेडिएशन है उसके बारे में। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा पूछना उसके लिए क्या है, इतना मुश्किल है, मतलब इसको आसानी से पूछेगा नहीं। तो बल्कि आप जानना चाहें तो इसके बारे में जा सकते हैं, थोड़ी सी रिसर्च कर सकते हैं। कुछ कुछ चीजों के बारे में तो मेरे को सही में नहीं पता है सारी चीजें, जैसे कॉस्मिक रेडिएशन के बारे में मेरे को पता है क्या है, बट इनकी एक्चुअल डिस्कवरी क्या थी ये सब लोग हर चीज नहीं जानते। तो ये सब चीजों के बारे में आप क्या करेंगे, खुद नेट में जाके सर्च करेंगे तो आपको क्या होगा, और उससे क्या मिलेगी, बहुत सारी नॉलेज मिलेगी। आर.ए. मिल्टन, बहुत सारे साइंटिस्ट लोगों का नाम मेरे को पता है, क्योंकि मैंने क्या किया है, सबसे एक एक उनका चैप्टर पढ़ा है उनसे रिलेटेड। जैसे आर.ए. मिल्टन ने क्या किया था, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन का चार्ज डिस्कवर किया था। ये 12th फिजिक्स के पहले चैप्टर में ही रहता है। तो मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, मतलब इन्होंने सबसे पहले इलेक्ट्रॉन का चार्ज वो किया था, टेस्ट किया था कि कितना होता है उसकी वैल्यू, तो जिसको हम बोलते हैं मिल्टन एक्सपेरिमेंट करके। फिर उसके बाद अर्नेस्ट रदरफोर्ड, इनको तो कोई भूल ही नहीं सकता, क्योंकि इन्होंने क्या दिया था, न्यूक्लियस डिस्कवर किया था एटम का, न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। इन्होंने बताया कि एटम कैसा रहता है, बीच में न्यूक्लियस रहता है जिसमें बहुत सारा मास रहता है। उस समय न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, वो रदरफोर्ड को भी नहीं पता था। और उन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर घूमते रहता है, और 90% से भी ज्यादा, और ज्यादा बोल सकते हैं 98% हिस्सा एटम में क्या रहता है, पूरा खाली रहता है। तो रदरफोर्ड मॉडल का तो हम जब जानते हैं, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटॉमिक, तो उन्होंने क्या बोला, न्यूक्लियस बीच पे रहता है और इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है, तो न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। अब ये भी इंपॉर्टेंट रहता है नील्स बोर, क्योंकि इन्होंने भी क्या किया था, एटॉमिक थ्योरी पे ही वर्क किया था। इन्होंने क्या बोला, क्वांटम मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। ये क्वांटम मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या है, रदरफोर्ड ने डिस्कवरी करी, उसके बाद और आए, सब लोगों ने क्या बोला कि न्यूक्लियस बीच में रहता है और इलेक्ट्रॉन क्या करता है, गोल घूमते रहता है। बट जब हमने और स्टडी करी क्वांटम फिजिक्स के बारे में, तो आप ना कभी भी बता नहीं सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन कहां घूम रहा है। ये एकदम फैक्ट की बात है, इलेक्ट्रॉन कहीं भी घूम सकता है। वो इस रो में घूमेगा और अचानक से गायब होकर अगली रो में घूमने लग जाएगा, फिर ऐसे घूमेगा, फिर गायब हो जाएगा और किसी और ऑर्बिट में ऐसे घूमने लग जाएगा। मतलब एनर्जी लेवल्स के हिसाब से बात नहीं कर रहा हूं मैं, मतलब वो कहीं भी घूम सकता है। आप इलेक्ट्रॉन की लोकेशन बता ही नहीं सकते एग्जैक्टली कहां है। तो क्वांटम मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम में क्या होता है कि बोर ने क्या दिया कि एक तो एनर्जी लेवल्स के बारे में बताया ही, जो हम अपने लेवल में पढ़ते हैं। उन्होंने बोला कि एक पर्टिकुलर रीजन होता है एटम के पास, एटम के जितने आप पास में इलेक्ट्रॉन को खोजेंगे तो वहां पे प्रोबेबिलिटी है कि 95% चांस है कि आपको इलेक्ट्रॉन मिल सकता है, और एटम से आप जितना दूर जाते जाएंगे उतनी प्रोबेबिलिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, और एट द एकदम दूर चले गए तो जीरो भी हो सकती है, मगर एक्चुअली जीरो नहीं हो सकती, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकल के वो किसी यूनिवर्स के दूसरे कोने में भी क्या हो सकता है, घूम सकता है। तो क्वांटम मॉडल ऑफ क्या हाइड्रोजन एटम किसने दिया था, मतलब बोर्स ने दिया था कि एक प्रोबेबिलिटी रहती है, 95% चांस है कि एटम के पास में आपको इतने इतने जगह में, उन्होंने एक रीजन दिया था, यहां पे आपको इलेक्ट्रॉन मिल सकता है। वो भी प्रोबेबिलिटी, सही में वहां मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कहो उसका इलेक्ट्रॉन कोई और ले लिया हो। तो ये क्वांटम मॉडल ऑफ हाइड्रोजन यही है कि उसमें प्रोबेबिलिटी रहेगी इलेक्ट्रॉन मिलने की। फिर उसके बाद सीवी रमन, ये इंडियन साइंटिस्ट है, इनका क्या रहता है, लाइट स्कैटरिंग वाला रहता है कि यदि लाइट किसी ग्लास से पास होगी तो उसकी वेवलेंथ चेंज हो जाती है, मतलब वो अपनी एनर्जी उसके पार्टिकल्स को दे देती है, जो भी ग्लास से वो पास होगी वो ज्यादा तेजी से वाइब्रेट करने लग जाते हैं। ये इंडियन साइंटिस्ट है, तो ये ज्यादा पूछता है इन इलास्टिक स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाई मॉलिक्यूल्स, जिसको हम रामन इफेक्ट या रामन स्कैटरिंग भी बोलते हैं। इसके बारे में तो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने ही वाले हैं, क्योंकि ये 3 साइंटिस्ट का मेन हमारे बुक में एक पूरा पैराग्राफ दिया हुआ है, तो उसके बारे में हम देखेंगे ही देखेंगे। फिर उसके बाद डी ब्रॉगली, लुइस विक्टर डी ब्रॉगली, इन्होंने बोला वेव नेचर ऑफ मैटर। वेव नेचर ऑफ मैटर का मतलब ये है, इन्होंने ये बताया कि जितने भी क्वांटम पार्टिकल्स होते हैं, मैं कंक्लूड करके बता रहा हूं,
क्वांटम पार्टिकल्स मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक क्वांटम पार्टिकल्स है, और जितने अलग 17 प्रकार के होते हैं, बोसॉन्स, क्वार्क, लेप्टॉन्स, ये सब ना, वो सब ना नॉर्मल मैटर जैसा बिहेव नहीं करते हैं, वो जब भी मूव करेंगे तो वेव जैसा ही मूव करेंगे। तो इसलिए जो वेव नेचर ऑफ मैटर बोला गया, तो जो एकदम छोटे छोटे मैटर के कण हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल्स है, वो हमेशा वेव जैसा ही बिहेव करते हैं। इलेक्ट्रॉन भी एक प्रकार का वेव फंक्शन जैसा ही बिहेव करता है, भले वो एक पार्टिकल है। इलेक्ट्रॉन का तो इवन हमें मास तक पता है, बट फिर भी वो वेव फंक्शन जैसा क्या करता है। इसी की मदद से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप चलता है, जिससे हम इलेक्ट्रॉन बीम यूज करके अंदर अंदर देख सकते हैं। तो इन्होंने बताया कि जो एकदम छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन और उससे भी छोटे छोटे जो हमारे एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, तीनों एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं, वो जब मूव करते हैं तो वो वेव जैसा बिहेव करते हैं। तो वो मैटर है और उनका वेव जैसा नेचर है। तो यही किन्होंने दिया, डी ब्रोगली ने बताया। एमएन शाह, इन्होंने क्या बताया, थर्मल आयोनाइजेशन के बारे में। थर्मल मतलब हीट और आयोनाइजेशन मतलब उसमें एनर्जी देना। एसएन बोस ने क्या दिया, क्वांटम स्टैटिस्टिक्स के बारे में दिया। अब जितना भी क्वांटम लेवल का वर्ड आ रहा है वो हमारे लेवल का नहीं रहता है, क्योंकि उसको समझना इतना आसान नहीं है क्वांटम फिजिक्स के बारे में। फिर उसके बाद वुल्फैंग पॉली ने क्या दिया हमें, एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। फिर उसके बाद एनरिको फर्मी, इन्होंने क्या दिया, कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिजन के बारे में। जो भी हम न्यूक्लियर रिएक्टर में प्रिंसिपल यूज करते हैं, उन्होंने किसमें दिया था, फर्मी ने दिया था। और इनका तो मतलब इनके पार्टिकल्स ने, मतलब पार्टिकल्स के बारे में भी फर्मी ने बहुत सारी चीज बताई है। तो फर्मी और जो हमारे एक इंडियन साइंटिस्ट थे बोस करके, उनसे ही क्या बनाया था, बोसॉन बना था। तो एनरिको फर्मी ने क्या दिया, जो कंट्रोल्ड न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं हमारे यहाँ, न्यूक्लियर फिजन्स होते हैं, इसका प्रिंसिपल इन्होंने ही दिया। फिर उसके बाद वॉर्नर हाइसेनबर्ग, इन्होंने क्या दिया, क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में बताया और अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल वैसा ही है क्वांटम मॉडल ऑफ हाइड्रोजन जैसा ही, कि अनसर्टेनिटी एक प्रकार की। तो यही किसने दिया, हमारे हाइजेनबर्ग ने दिया, जिसको हम हमेशा यूज करते हैं, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इसका बहुत सारा फंडा होता है, क्योंकि ये भी पूरा क्वांटम लेवल में। इसका मतलब ये है कि जब भी आप एकदम क्वांटम लेवल की चीजों को देखेंगे लाइट रेज यूज करके, तो जब आप लाइट रे यूज कर दिया और वो लाइट रे अंदर चले गई, तो वो उनको क्या कर देगी, चेंज कर देगी। इसका मतलब आप देख रहे हैं तो चीजें चेंज हो जा रही है। कोई भी छोटी छोटी चीजों को यदि आप देखते हैं लाइट मार के, तो वो लाइट उनकी जब जाएगी उसके अंदर, तो वो उसकी प्रॉपर्टी चेंज कर सकती है। इसका मतलब आपने कोई भी माइक्रोस्कोपिक लेवल में चीजों को देखी, तो आप उसको चेंज कर दे रहे हैं देखने के कारण। आप देख लिए तो वो चीज चेंज हो जाएगी, इसका मतलब ये। तो वही क्या थी, एक प्रकार की अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल थी। फिर उसके बाद पॉल डेरेक, इन्होंने क्या दिया, रिलेटिविटी थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्वांटम स्टैटिस्टिक्स के बारे में। क्वांटम लेवल के बारे में हमको ज्यादा इंफॉर्मेशन रखने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद लास्ट है एडविन हबल, इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरी करी थी एक्सपांडिंग यूनिवर्स के बारे में। इन्होंने क्या दिया, इसके बारे में भी हम नेक्स्ट लेक्चर में एक थोड़ी सी चीज देखेंगे। एडविन हबल ने क्या डिस्कवर किया, कि जो हमारा यूनिवर्स है वो पूरा क्या हो रहा है, एक्सपैंड हो रहा है, पूरा फैल रहा है धीरे धीरे करके। फैल रहा है, इसका मतलब ये है कि दो चीजों के बीच में जितनी भी जगह है, स्पेस है, एम्प्टी स्पेस, वो फैल रहा है। मतलब दो चीजों के बीच में जितनी ज्यादा जगह है, वो उतने स्पीड से एक्सपैंड करेगा, इवन एक्सेलरेट हो रहा है। मतलब यदि हम अपने सोलार सिस्टम में ये चीज नहीं समझ में आती हमें, मगर हम अपने दो गैलेक्सी, हमारे बाजू वाली एंड्रोमेडा गैलेक्सी के बारे में देखेंगे, तो हमको थोड़ा सा लगेगा एक्सपांशन। कुछ मर्ज भी हो जाएंगे वो कुछ टाइम बाद, वो एक अलग कंसेप्ट है। मगर बहुत दूर दूर की चीजें देखेंगे तो बीच में जितना ज्यादा स्पेस है, वो उतने तेजी से एक्सपैंड कर रहा है। तो इसलिए मतलब कुछ एक कॉस्मिक हॉराइजन उसको बोलते हैं, उसके बाद की जितनी भी चीजें हैं, कॉस्मिक लिमिट के बाद की चीजें जितनी भी हैं, वो लाइट से ज्यादा स्पीड से एक्सपैंड कर रही है। तो यही क्या दिया, एडविन हबल ने दिया। इन्होंने कैसे ये चीज के बारे में पता किया, कि ये ना बहुत दूर दूर की गैलेक्सी को अपने टेलीस्कोप से देख रहे थे, तो उनकी ना वो गैलेक्सी की लाइट ना रेड हो जाती थी, रेड शिफ्ट हो जाता था। तो जब भी कोई चीज दूर जाती है ना, तो उसका कलर रेड होने लग जाता है, रेड शिफ्ट होने लग जाता है। तो उससे पता चला इसके बारे में कि अपना यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है, और इवन एक्सेलरेट हो रहा है, वो और तेजी से एक्सपैंड हो रहा है, एक्सेलरेटिंग रेट से। फिर कुछ साइंटिस्ट और आते हैं, अर्नेस्ट ऑलेंडो लॉरेंस, इन्होंने क्या दिया, साइक्लोट्रॉन के बारे में दिया। साइक्लोट्रॉन क्या यूज करता है, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड यूज करके पार्टिकल्स को क्या करता है, एक्सेलरेट करता है। पार्टिकल एक्सेलरेटर आपने सुना ही होगा, तो साइक्लोट्रॉन वही मदद करता है, इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसे ऐसे करवाते रहता है, और मैग्नेटिक फील्ड के कारण वो गोल गोल घूमने लग जाता है, तो उससे वो एक्सेलरेट होता है। फिर जेम्स चैडविक, इनका भी नाम बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि इन्होंने क्या डिस्कवर किया था, न्यूट्रॉन के बारे में। न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बारे में तो हमेशा पूछता ही है। फिर हाइडा यूवेका, इन्होंने क्या दी थी, थ्योरी ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस, जो हमारी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, इसके सेकंड पार्ट में पढ़ने वाले, ये थ्योरी उन्होंने ही दी थी। फिर उसके बाद होमी जहांगीर बाबा, ये क्या था, अपना इंडियन साइंटिस्ट है, इन्होंने क्या दिया था, कैस्केड प्रोसेस ऑफ कॉस्मिक रेडिएशन। इसके बारे में भी सर्च किया मैंने, बट कॉस्मिक रेडिएशन बहुत हाई लेवल चीज आती है, इसके बारे में उतना नहीं बोलेगा, बट फिर भी आप नाम याद रख सकते हैं वहां। फिर उसके बाद कौन आया, लिव डेविड लैंडू,
थ्योरी ऑफ कंडेंसेट मैटर लिक्विड हीलियम के बारे में। ये इन्होंने भी एक थ्योरी दी, इसके बारे में आप सर्च कर सकते हैं कि ये क्या चीज है। फिर उसके बाद आए एस चंद्रशेखर, ये भी एक इंडियन साइंटिस्ट है। इंडियन साइंटिस्ट के बारे में तो आपको एकदम अच्छे से जानना चाहिए क्योंकि ये पूछ सकता है। इन्होंने क्या दिया, अपनी चंद्रशेखर लिमिट दी, स्ट्रक्चर एंड इवोल्यूशन ऑफ स्टार। चंद्रशेखर लिमिट क्या बताती है, ये ना सन के बारे में बताती है, वाइट ड्वार्फ्स के बारे में। मतलब यदि कोई भी सन है, सन क्या होते हैं, जितने भी सन्स होते हैं वो क्या बनते हैं, एक तो वो जब उनका एंड टाइम आता है तो वो रेड ड्वार्फ बनते हैं, मतलब लाल रंग के सन बन जाते हैं। दूसरा या तो व्हाइट ड्वार्फ बनते हैं, व्हाइट रंग के सन बन जाते हैं अपने एंड टाइम में। ये एक उनका एंड टाइम है, रेड ड्वार्फ और व्हाइट ड्वार्फ बनने का। इसके बाद भी जब इनकी डेथ आती है तो फिर इसके बाद ये न्यूट्रॉन स्टार और ब्लैक होल बनते हैं। मतलब सन भी बहुत सारे फेज से गुजरता है, बिलियन साल लगते हैं इसके लिए। तो चंद्रशेखर ने अपनी एक लिमिट दी कि यदि कोई भी सन का मास 1.44 टाइम्स ज्यादा होता है हमारे सन से, तो वो कभी भी क्या बन सकता है, व्हाइट ड्वार्फ नहीं बन सकता। ये उनकी क्या थी, चंद्रशेखर लिमिट थी। ये एक इंडियन साइंटिस्ट है जिन्होंने ये चीज दी। मतलब किसी भी सन का मास यदि 1.4 टाइम से ज्यादा है तो वो व्हाइट ड्वार्फ नहीं बन सकता, वो या तो न्यूट्रॉन स्टार बन जाएगा या ब्लैक होल बन जाएगा। मतलब हमारा सन बन सकता है, इसका मतलब ये। वैसे तो हमारा सन रेड ड्वार्फ बनेगा, अलग चीज है वो। तो 1.44 टाइम्स मतलब सन का पूरा 100% और 40% और मास ले लेते हैं, इससे कोई बड़ा सन हुआ तो वो कभी भी व्हाइट ड्वार्फ नहीं बनेगा। तो वही क्या कहलाई, चंद्रशेखर लिमिट बनाई। मतलब वो क्या बन जाएगा, न्यूट्रॉन स्टार या ब्लैक होल बन जाएगा, मगर व्हाइट ड्वार्फ नहीं बन पाएगा। तो यही चंद्रशेखर ने दिया, एक इंडियन साइंटिस्ट थे। फिर उसके बाद जॉन बैडीन, इन्होंने क्या दी, थ्योरी ऑफ सुपर कंडक्टिविटी और ट्रांजिस्टर, जो हम सेमीकंडक्टर्स में पढ़ेंगे उसके बारे में। फिर CH ट्रॉन्स, मैसर और लेजर के बारे में इन्होंने दिया। फिर उसके बाद एबर्स सलाम, ये कहां के थे, पाकिस्तान के थे। इन्होंने क्या दिया, यूनिफिकेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन। मतलब वीक फोर्स और स्ट्रॉन्ग फोर्स के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। उसी का क्या दिया इन्होंने, यूनिफिकेशन दिया, मतलब एक वीक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन के बारे में बताया। तो ये साइंटिस्ट के नाम है, यदि आपको याद रहते हैं तो बहुत बढ़िया है, बट आप पूरा पढ़ लेंगे पूरे चैप्टर्स तो आपको बहुत सारे साइंटिस्ट के नाम ऐसे ही याद हो जाएंगे, क्योंकि उसके बारे में आपने बहुत सारी चीजें पढ़ी होगी। फिर भी ये टेबल को आप अच्छे से देखें, बिल्कुल देखें। किसी चीज के बारे में, जैसे कॉस्मिक रेडिएशन क्या है, सर्च करने की कोशिश करिए नेट में, तो आपको क्या होगा, और नॉलेज मिलते जाएगा इससे। और एक किसी भी साइंटिस्ट के काम के बारे में आपने बहुत सर्च करी तो उसका नाम आप कभी भी नहीं भूलेंगे। जैसे फैराडे, मैक्सवेल, ये सब चीजों के बारे में मैंने बहुत पढ़ा है तो मैं इनका नाम कभी भूल नहीं सकता। तो यही सेम चीज क्या होती है, सब पे लागू होती है। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन देखते हैं। ब्राइटनेस रिस्टोर कर देते हैं। तो क्या बोल रहा है, साइंटिस्ट हु डिस्कवर रेडियम एंड पोलोनियम। मैंने बोला था इसके बारे में पूछता ही है, तो कौन डिस्कवर किया था, मैरी क्यूरी ने ये चीज डिस्कवर करी थी। हेनरिक बैकवेल ने कुछ अलग ही चीज डिस्कवर करी थी, इसके बारे में मैं जानता था। नील बोर्स का तो क्वांटम हाइड्रोजन मॉडल था, और मैक्स प्लैंक तो लाइट के एक एक फोटॉन्स के बारे में, एनर्जी के बारे में दिया था। हेनरिक बुगिल रेडिएशन के बारे में उन्होंने डिस्कवरी करी थी। तो मैरी क्यूरी इसका आंसर होगा, यहां पे लिखा भी हुआ होगा, मैरी क्यूरी हैज डिस्कवर रेडियम एंड पोलोनियम। तो ये पूछता है हमेशा। उसके बाद वेयर एज स्पॉन्टेनियस रेडियो एक्टिविटी वाज डिस्कवर्ड बाय बैकवेल। हाँ, स्पॉन्टेनियस रेडियो एक्टिविटी के बारे में, एक प्रकार से रेडिएशन के बारे में इन्होंने डिस्कवर करी थी। बोर ने तो क्वांटम मॉडल ऑफ हाइड्रोजन दिया था, इनका अलग ही हाइड्रोजन एटम का मॉडल था। और मैक्स प्लैंक डिस्कवर्ड क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन। मतलब मैक्स प्लैंक ने, इनका एक प्लैंक कांस्टेंट रहता है, वो छोटे छोटे लाइट के पार्टिकल्स की भी उसकी आप एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं उसकी मदद से। तो इसका आंसर क्या होगा, सी होगा हमारा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। नील बोर्स गेव द थ्योरी ऑन द बेसिस ऑफ। अब ये नील बोर्स आया तो बोर्स मॉडल ऑफ एटॉमिक, मतलब अब याद रखते हैं कि इन्होंने क्या दिया था। ऑप्शन देखते हैं, क्वांटम थ्योरी ऑफ हीलियम एटम, तो ये गलत हो जाएगा। हीलियम के बारे में उन्होंने नहीं बताया था, हाइड्रोजन के बारे में बताया था। क्वांटम थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम, बी सही आंसर है। क्लासिकल थ्योरी नहीं हो सकती, याद रखिएगा। क्लासिकल मतलब मैक्रोस्कोपिक लेवल है, और क्वांटम मतलब माइक्रोस्कोपिक लेवल है। तो क्लासिकल थ्योरी आ गया, इसका मतलब वो मैक्रोस्कोपिक लेवल, बड़े लेवल, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये भी नहीं होगा, हीलियम तो होगा ही नहीं। हाइड्रोजन के बारे में उन्होंने दिया था, बट फिर भी यहाँ पे क्लासिकल लिखा गया, तो क्लासिकल बड़ा लेवल हो जाता है, मैक्रोस्कोपिक तो उसमें नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा, बी। क्वांटम थ्योरी ऑफ उन्होंने क्या दिया, हाइड्रोजन एटम दिया। तो क्या दिया, इज बेस्ड ऑन क्वांटम मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम, मतलब एक नया ही मॉडल। जैसे आज में हम पहले हमने, अभी भी हम पढ़ेंगे तो वही चीज कंसीडर करके करेंगे कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन बीच में इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूमते रहता है, बट ओरिजिनली एटम वैसा नहीं दिखता है, वो बहुत अलग है आज के मॉडल से। मतलब इलेक्ट्रॉन को हम बता ही नहीं सकते कि वो कहां पे होगा। फिर उसके बाद अगला, गिव वन मेजर डिस्कवरी रिजल्टेड ड्यू टू
ड्यू टू बेसिक लॉस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। बहुत बड़ी डिस्कवरी इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म से क्या हुई? एक तो ठीक है हमारे घर में बिजली आती है, बट सबसे बड़ी डिस्कवरी क्या थी? वायरलेस कम्युनिकेशन, कि हमारे जो फोन्स चलने लग गए, सिग्नल्स के बारे में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में, ये सबसे बड़ी डिस्कवरी थी इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में। तो वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी was a major discovery due to electromagnetic and magnetism। इसके बारे में आप क्या करेंगे? मस्ट 12 में पढ़ेंगे इसके बारे में बहुत सारी चीजें। फिर उसके बाद इसी के साथ क्या होता है, हमारा ये वाला लेक्चर कंप्लीट होता है। बने रहिए हमारे साथ। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या देखेंगे? जो एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में देखेंगे कि उन्होंने क्या क्या दिया, और 2 इंडियन साइंटिस्ट के बारे में देखेंगे, क्योंकि इससे भी क्या रहता है, 2 पैराग्राफ हमारा रिलेटेड रहता है एनसीईआरटी बुक। और उसके बाद फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में बात करेंगे नेचर की, जिसको हम एकदम मस्त पिक्चर के फॉर्म में पढ़ेंगे। आपको एकदम मस्त समझ, मतलब एकदम मजे टाइप समझ में आएगा, बिल्कुल भी बोर नहीं लगेगा। तो अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू।